जैसे पहले पॉडकास्ट में बताना चाहिए था, लोग कहेंगे यार अब तो गुजर गया, अब तो आधा गया रहा था, लेकिन चले तो आधा जितना भी बाकी बचा ना इसके ऊपर मुझे शेर याद आ गया कि आधी से ज्यादा शबे गम कट भी गई है, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। It's never too late। अच्छा, हमारी कौम में ना, मुझे ये आपने बात की ना, मुझे लगता है बचपन से ना हमारे लिए डाइट में ना रोटी की बहुत अहमियत है। इसको कि छोड़ना रोटी पड़ेगा। हमें, मुझे लगता है इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। जब तक हम रोटी या चावल में से दो आइटम्स हमारे किसी मील में ना हो ना, तो हमें लगता है हमने खाना नहीं, ये मील नहीं था, इसको हम स्नैक के खाते में डाल देंगे, कुछ और खाते में डाल देंगे। माइंडफुल ईटिंग का मुराद ये है कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें से मेरी कितनी एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, कितनी प्रोटीन से आ रही है, कितनी फैट से आ रही है, क्या जो खाना मैं खा रहा हूँ वो रियल फूड है भी कि नहीं। और सॉरी जो से ये जो समोसा, पकौड़ा, कचौरी, ये सारी चीजें ये टोटली प्रोसेस्ड है, बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। आप एक स्टैंडर्ड पाकिस्तानी अफ्तारी देख लें, उसमें खजूर के अलावा आप मुझे बता दें कि कोई एक चीज जो कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। वैसे हदीस में भी है कि सबसे बदतरीन बर्तन जो इंसान ने भरा है वो उसका पेट है, और इंसान की कमर सीधा रखने के लिए कुछ नुकमे ही काफी हैं। लेकिन यार कभी दिल चाहे तो उसको पेट के 3 हिस्से कर लेने चाहिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए और एक खाने के लिए। खाना अगर आपने कभी वाकई में आपका बहुत आप लेजी हो जाएं, आप अपने रूल्स को तोड़ दें, तो पेट के 3 हिस्से कर लें और एक के लिए खाना हो। हमें ना अल्लाह ताला से ये तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे इस पर अमल करने की। परहैप्स वी मेक द इंटेंशन इन आवर हार्ट, और हम ये सोच लेते हैं कि हमने किस किस तरह से करना होगा। मैं घर जाऊँगा, मैंने ये करना है, ये 1 2 3 4 लिस्ट में डाउन मैंने कर लिया वगैरह वगैरह। बट द ओनली थिंग दैट वी लीव परहैप्स इज़ ये कि अल्लाह ताला तू तौफीक भी देना यार, मैं कर सकूँ, सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन वर्शिप। يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي। आज मैं एक भाई ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था और बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ के। उसमें लिखा हुआ था कि निस्फ शहर ज़हब बाकी ज़हब, कि आधा महीना गुजर गया है और जो बाकी है वो गोल्ड है। वाह सुभान अल्लाह, वाह तो ज़हबा को बोलते हैं चला गया, और ज़हब मीन्स गोल्ड। निस्फ शहर ज़हब व बाकी ज़हब, तो आधा गुजर गया और बाकी जो बचा ना, हालांकि आधे से थोड़ा ऊपर ही गुजर गया, लेकिन वो गोल्ड है। अल्लाह अकबर। तो सुभान अल्लाह, रमज़ान किस तरह गुजर है पता नहीं चल रहा यार। वसीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे हैं, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, गुड टू सी। हम तो आप तो ईद का चांद बन गए शेख। अल्लाह अकबर, ये रमजान बहाना होता है हमारे मिलने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर दफ़ा ही हम ये डिस्कस करते हैं कि वी शुड मीट ऑफन, बट आपकी भी लाइफ बहुत मसरूफ है और वी लुक बिजी एंड डू नथिंग, तो हमारी भी जिंदगी ऐसी आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका फीडबैक तो मैं लोगों से ले रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो मुझे भी इसी का हिस्सा कंसिडर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका चेहरा बड़ी लोगों को रमज़ान की याद दिलाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आप ना, हम जब बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कुछ लोगों के आ गया खानों से रोकने के लिए। जी पकौड़ों से खाना कम नहीं करना, खाना सही करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन आई वुड से, और लोगों के एतबार से भी, क्योंकि लोगों को जानने का मौका मिलता है कि यार हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं, क्योंकि रमज़ान में कन्फ्यूजन होती है कि सहरी में क्या खाएं, अफ्तारी में क्या खाएं, एनर्जी लूज ना हो और सारा दिन काम कर सकें। असल में ना ब्रो, जैसे आपने कहा ना कि हम ये 11th आवर का मेनली हम वी कवरिंग अपने आप को मर्द मोमिन कैसे बनाना है, तज़कियतुन नफ्स कैसे अचीव करना है, एक तगड़ा मुसलमान मुजाहिद कैसे बनना है, कि तुम अंदर से भी पाक हो और ऊपर से भी तुम्हें। उस दिन हमने बात की हाउ टू बी ब्रेव, रजुलिया पे बात की हमने, और ब्रेकिंग फ्री जो शैकल्स हैं आपके, उससे निकलने की बात की। तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल ऑफ लव, ये कंप्लीट नहीं होता अनलेस एंड अंटिल वी टॉक अबाउट फूड। तो वसीम भाई, आज हम शुरू यहाँ से करते हैं। देखिए, खाना तो नो डाउट लोगों ने बहुत सुना है। मैं चाहता हूँ कि हम ये बात करें कि हाउ आवर फूड अफेक्ट्स आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ, और किस तरह से बुरा खाना इंसान के लिए, यानी सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन एंगर, टेम्परामेंट इश्यूज, और हत्ता कि ये खाना किस तरह से आपकी मैरिटल लाइफ में इफेक्ट कर रहा होता है, आपकी इबादत स्पिरिचुअल में इफेक्ट कर रहा होता है इंशाल्लाह। सो इस तरह से क्या लेके चलते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का इंशाल्लाह? डेफिनेटली। सो आप प्लीज़ क्या ख्याल है आपका? मैं स्टार्ट इसी से करूंगा कि वो हज़रत का फ़िक्र है कि खुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा खुराक वो ताकत छीन भी लेती है। तो हमने अभी बैलेंस के साथ चलना है। जिस्म को जब खुराक मिलती है तो जिस्म ताकतवर होता है, लेकिन वो खुराक सही होनी चाहिए। रोज़ा जो है वो रूह को ताकत देता है। तो ये रमज़ान का महीना ना बहुत रूह की ताकत का महीना भी है और जिस्म की ताकत का महीना भी है। हमने अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अफ्तारी होती है ना और सहरी तक, फिर वो सारा मकसद हमारा फोत हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ है ही प्रोसेस्ड।
अल्लाह करीम ने जो ये ज़मीन में जो खाने की चीज़ें रखी हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें हमारे जिस्म के लिए वो ग़िज़ा है जो उसको चाहिए। लेकिन जब हम उसको छोड़ के प्रोसेस्ड फूड का इंटेक करेंगे तो उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पाए जाते, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और ओवर ईटिंग की वजह से आसान अल्फाज में खून में जो चीज़ कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाती है, और इतना बड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। बॉडी को नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर होम्योस्टेसिस का एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो उसको विदाउट डाइट आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। अल्लाह करीम ने हमें इतनी बड़ी ये नेमत रमज़ान का महीना दिया, अगर हम थोड़ा माइंडफुल हो जाएं खुराक के मुतालिक तो हम इसको बड़े भरपूर तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट बन सकते हैं। थोड़ा सा माइंडफुल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि या तो इंसान हम लोग करते हैं या ऑल और नथिंग, या कंप्लीट कीटोसिस में जा रहे हैं या बिल्कुल ही लुट मचाई हुई है। आई थिंक अगर हम थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएंगे, यार ये मैं चीज़ें नहीं लूँगा और ये मैं ले लेता हूँ, तो उसका आपने प्रोसेस्ड फूड की बात की, जो लोग वैसे तो हर कोई जानता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते प्रोसेस्ड फूड क्या क्या होता है। ये जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिस तेल में ये खाना पक रहा है, इसके अलावा जो रोटी आप खा रहे हैं उसमें से फाइबर निकल गया है, सारा प्रोसेस्ड है, डब्बा बंद चीज़ें हैं। इवन जो नमक आपके रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहा है वो भी प्रोसेस्ड है। तो कौन सी चीज़ है जो ऐसी है कि जो ऑर्गेनिक आप जो है वो खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। इसी वजह से जब हम इसको एक रूटीन बना लेते हैं, और ये जो मैंने माइंडफुल ईटिंग की बात की, तो माइंडफुल ईटिंग से मुराद ये कि जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हम अगर एक अच्छा नाश्ता कर लिया तो पूरा दिन हम बड़े अच्छे तरीके से काम शाम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा दिन की मुशक्क़त, स्ट्रेस लेके जब हम घर वापस आते हैं, जब हम वल्नरेबल होते हैं, तो हम माइंडफुल नहीं रहते। इसलिए जो सामने आता है तो फिर हम दबादब खाना शुरू कर देते हैं। रमज़ान में भी यही होता है कि हम सहरी ऐसे करते हैं जैसे हम एहसान कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही अफ्तारी का वक्त करीब आता है, अब इसीलिए अफ्तारी के टाइम में लोगों की लड़ाइयाँ भी, रोड पे आप झगड़े देख रहे होते हैं। तो जैसे ही अजान हुई ना, उस दिन एक स्कॉलर थे, उनकी बड़ी प्यारी लगी मुझे बात कि आपका तकवा सिर्फ जानेमाज पे नज़र नहीं आना चाहिए, आपकी खाने की प्लेट पे भी नज़र आना चाहिए। तो सबसे बड़ा टेस्ट है वो तो इसी का है ना, कि ये जो हम जब खा रहे हैं तो क्या हम मोमिन की तरह खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। माइंडफुल ईटिंग का मुराद ये है कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें से मेरी कितनी एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, कितनी प्रोटीन से आ रही है, कितनी फैट से आ रही है, क्या जो खाना मैं खा रहा हूँ वो रियल फूड है भी कि नहीं। और सॉरी जो से ये जो समोसा, पकौड़ा, कचौरी, ये सारी चीज़ें ये टोटली प्रोसेस्ड है, बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। आप एक स्टैंडर्ड पाकिस्तानी अफ्तारी देख लें, उसमें खजूर के अलावा आप मुझे बता दें कि कोई एक चीज़ जो कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं। आप अगर फ्रूट चाट देख लें तो उसमें भी चीनी डाली हुई है, शीरा डाला हुआ है, क्रीम डाली हुई है। इसी तरह से पकोड़े, समोसे, मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसे बन गया है कि बगैर पकोड़ा समोसों की तो अफ्तारी नामुमकिन है। अगर पकोड़ा और समोसा सरसों के तेल में फ्राई किया जाए तो फिर अब इसको ऐसे करते हैं, लेट्स से आपने अपनी प्लेट बनाई जिसमें गोश्त है, कबाब है, ग्रीक योगर्ट है, सैलेड है, थोड़ा सा फ्रूट सैलेड है, और उसके साथ 2-3 मासूम पकोड़े पड़े हुए हैं, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अजान हुई और जैसे ही वो रस्सी खुल गई, जब तक आपको होश आता है ना, आप 75% जो पेट है ना, बल्कि उससे भी ज्यादा, वो इन्हीं चीजों से भर चुके होते हैं। मेरा सिर्फ मासूमाना सवाल यह है कि क्या हम जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि वो अफ्तारी से सहरी तक कितना प्रोटीन इंटेक करते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारी रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम 80-100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, ये चीज़ है जिसको हमने चेंज करना। प्रोटीन जो है वो तो लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए ज़रूरी है ना, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो थोड़ी सी चाहिए। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब पकोड़ा को फ्राई कर रहे हैं तो आप फैट और कार्ब्स इकट्ठे करके ले रहे हैं, और उससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हुई, जब भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड जहन तक पहुंच नहीं पा रहा होता, और जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसकी वजह से ये हेडेक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी। अब अगर मैंने बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा लिया, ब्लड शुगर ऊपर गया, उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन ऊपर गई है, और फिर एकदम से शुगर नीचे आई है, तो मेरा इसको सोचें कि अगर ब्लड शुगर यूं चल रही है तो क्या मूड में इरिटेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर आपकी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल स्टेबल है, तो आपका मिजाज भी स्टेबल होगा। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताएंगे, ये जो अक्सर अफ्तारी के टाइम हम लोग, चले अगर हेल्दी फूड भी है, लेट्स सपोज हम पकोड़े नहीं खाते, लेकिन तेज़ी से एकदम से खाते हैं, खजूर खाई, उसके ऊपर एक और चीज़ खाई, और वहाँ से वो हम जो फ्रूट चाटे बनाई, हम लोग कभी कभार ना अंदर भी अपनी चाट बना लेते हैं, जो कुछ होता है ना, थोड़ा खाते हैं, और नमाज से पहले ना एक अजीब सी स्टेट में आ चुके होते हैं, इवन मगरिब की नमाज से। अच्छा, अगर हम हेल्दी खाते हैं बट हम फौरी तौर पे खाते हैं,
लाइक राइट आफ्टर शुड वी टेक अ लिटिल ब्रेक, जैसे खजूर खाएं, पानी खाएं, जैसे अक्सर लोग उसके बाद नमाज पढ़ के वापस आके खाते हैं, इन दोनों में फ़र्क है? बेहतरीन है, आपको टाइम मिल जाता है, ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है। एक डिले है ना कि अब हम खा रहे हैं ना, तो वो जो ब्रेन को जो सिग्नल जाना है उसमें 5 मिनट का और 10 मिनट का फ़र्क है। तो अगर हम स्लो खा रहे हैं या थोड़ा खा के नमाज के लिए चले गए, वापस आ गए, फिर हमने प्लेट बनाई, तो उसमें चांसेस ये हैं कि हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। और दूसरा ये कि जब इतनी फरावानी होगी दस्तरखान पर तो कौन सा बंदा है जो कि अपना हाथ रोक पाएगा। लेकिन वसीम भाई हमें चैलेंजिंग नहीं हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, इवन वो लोग भी जिनको अवेयरनेस ये है भी, चीज़ें मिलती नहीं है उस तरह से, यू हैव टू रियली रिसर्च ऑन थिंग्स एंड देन गो परचेज स्टफ, यू नो। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि अगर आपका शौक पैदा हो जाए ना तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें स्टार्ट में 1-2 हफ्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो फिर वो आसान हो जाती है। मैं आप लोगों को बता रहा था, हुंजा में गया था तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, तो मैं गया वहाँ, मैंने अपनी प्लेट बनाई, 2-3 अंडे रखे, इसी तरह से जो मुझे हेल्दी चीज़ नज़र आई, और मैं बैठ गया और मैं देख रहा था कि मुझे एक बंदा और नज़र आ जाए जो माइंडफुल ईटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी खुली ऑप्शन थी, अच्छी जगह पे स्टे था, एक भी बंदा नहीं मिला मुझे। वो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना, सब कुछ डाल दिया। और फिर ये लोग जाते हैं अस्पतालों के फेरे भी लगाते हैं, डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं, मेडिसिन भी लेते रहते हैं। यहाँ पे आके हमने ना लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है कि जो भी आप अपने मुंह के जरिए अपने पेट तक पहुंचा रहे हो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन रही। अब अगर मैं ऑयल की सोर्स चेंज कर दूंगा, सॉल्ट की सोर्स चेंज कर दूंगा, मैं अपनी प्रोटीन का ख्याल रखूंगा, मैं फाइबर इनटेक अच्छा रखूंगा, हमारे मैदे में ना मददगार बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। गट माइक्रोबायोम, 10 ट्रिलियन हमारे सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज है जो अल्लाह ने हमारी मदद के लिए एक ना नजर आने वाली फौज रखी हुई है। जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते ना, वैसे ये बैक्टीरिया भी नजर नहीं आते जो हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और इनका मैक्सिमम काम जानते हैं क्या? सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम को तगड़ा करते हैं। ये नहीं कि अगर कोई बैक्टीरिया खून में चला गया तो बजूका नहीं चलाना, हथौड़ी चलानी है। ये सिग्नल जाता है आपके गट से, और थ्रू वेगस नर्व हमारा गट डायरेक्ट इन कांटेक्ट है ब्रेन के साथ। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप बहुत प्रोसेस खा रहे हैं तो तबीयत बोझल हो जाती है, आप कहते हो या अल्लाह ये मैंने क्या खा लिया, फास्ट फूड खाने के बाद अक्सर होता है, फिर उसके बाद नहीं खाऊंगा। लेकिन उसी के अगर आप बरक्स देखें कि कोई आप हेल्दी चीज़ खाएं तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं, बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। दुम्बा खाएं, ठीक हो गया। तो मतलब मैंने नोट किया है कि अगर, फिर वो अलग बात है कि दुम्बे के साथ भी हम बहुत ज़्यादा नान खा लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोटीन के ऊपर फोकस करें ना तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। इसका ताल्लुक फुलनेस से भी नहीं है कि आप कितना खा रहे हैं। फैट एंड प्रोटीन अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं ना तो वो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, वो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाता है। लेकिन अगर हम उसको साथ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड कर दें तो इंसुलिन लेवल ऊपर जाते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन है ना, हाइपर इंसुलिनिया, खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना, उसके लेवल जब बढ़ जाते हैं ना तो जो काउंटर हार्मोन्स है ना वो सप्रेस हो जाते हैं। काउंटर हार्मोन्स एनर्जी को बहाल करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये पूरा हार्मोन की पूरी एक साइंस है। मैं अगर दुम्बा खा रहा हूँ खाली बगैर नान के तो वो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं उसको साथ रोटी भी ऐड कर लूँ, मीठा भी ऐड कर लूँ, कोई फिजी ड्रिंक ले लूँ, चावल ऐड कर लूँ, अब इंसुलिन ऊपर चली गई। अब 3-4 घंटे के बाद हमें फिर भूख लगेगी। अक्सर जो हमारे खाते पीते दोस्त हैं जो वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका एक पैटर्न आपने नोट किया होगा कि वो खाना खाने के बाद भी ना थोड़ी देर बाद कहते हैं कुछ मीठा हो जाए जी, 2-3 घंटे के बाद। वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, वो असल में हार्मोन सारे के सारे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। और ये जो हमारा हंगर हार्मोन है लेप्टिन, जब हम इंसुलिन लेवल्स बढ़ा देते हैं तो लेप्टिन हार्मोन की भी रेजिस्टेंस हो जाती है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो ब्रेन को सिग्नल देता है और नहीं खाना, तो अगर वो ही ब्लॉक हो जाए तो इसलिए शदीद भूख लगती है। जैसे पहले पॉडकास्ट में इनको बताना चाहिए था, लोग कहेंगे यार अब तो गुजर गया, अब तो आधा गया रहा था, लेकिन चले तो आधा जितना भी बाकी बचा ना। इसके ऊपर मुझे शेर याद आ गया कि आधी से ज्यादा शबे गम कट भी गई है, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है, नेवर टू लेट। हाँ, जैसे फज़ैल बिन अयाज ने एक बुजुर्ग को कहा था ना कि अहसन फी मा बकिया यग़फ़िरुल्लाहु लका मा मज़ा, आने वाली ज़िंदगी बेहतर कर लो, अल्लाह पिछली सारी माफ़ कर देगा। और जो ओवर ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों में पाया जाता था, क्योंकि वो लोग शिकार करते थे, वो लोग जाके दे यूज्ड टू हंट फॉर फूड, लाइफस्टाइल था उनका। बेसिकली फ्रिजेस नहीं थे उनके पास, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, या उनके पास सिक्योर करना है खाने, तो वो क्या कहते हैं कि चलो अभी एक हिरन मार दिया है तो अभी खा लो कि शायद हमें कल खाना ना मिले तो शायद परसों मिले हमें। तो दैट्स वाइट सम पीपल यूज्ड टू ओवर ईट। हम तो, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दौर के लोग क्यों ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कि जब उनको पता है कि यही खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है और मैं ये 4-5 घंटे बाद दोबारा इस तरह की मील ले सकता हूँ।
या अगर ये ना भी हुआ तो मैं और कुछ बहुत ना सारी कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस पड़ी है, फ्रूट पड़ा है मेरे पास, खजूरें पड़ी है मेरे पास, मैं भूखा नहीं मरूंगा। देन आई डोंट नो व्हाई पीपल ओवर ईट। हैबिट्स है ना, हम अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हमारी हैबिट्स हमें डेवलप करती हैं। अब ये टाइम है कि हमने इन चीज़ों को चेंज करना है। पहला 1 हफ्ता 10 दिन मुश्किल होता है। जो लोग ज्वाइन करते हैं ना हमें ऑनलाइन जो हमारा प्रोग्राम डाइट के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो स्टार्ट में ना वो बड़ी चीखें मार रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, उनको सेकंड थॉट्स आ रही होती हैं कि ये तो मेरे बस का रोग नहीं है, पूरा फंस गए, पैसे भी दे दिए। जब 4 हफ्ते गुजरते हैं ना तो वही लोग जो है दुआएं दे रहे होते हैं कि उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप फूड के साथ बैठ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है। तुम वो बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? तो अब जब अमल की तरफ हम जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डाइट है ना, क्योंकि अल्लाह ने जो वजूद हमें दिया है ये अमानत के तौर पे दिया है, इसका भी पूछा जाएगा, तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि एक तो इंसुलिन लेवल्स का बढ़ना, आपकी चूँकि फील्ड आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आप MBS डॉक्टर भी हैं, आपकी हेल्थ की मेनली फील्ड है, आपने देखा है कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनकी टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, जो लोग बेटाइमा खाते हैं, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर स्केड्यूल खाते हैं, लेट खा के सो रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं साइकोलॉजिकली, हाउ दे आर? एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। देखें, ये जो मैंने कहा ना, हम अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हमारी हैबिट्स हमें डेवलप करती हैं। ख़वातीन का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, वो इमोशनल बीइंग्स हैं। घर में कोई इशू हो गए, सास की शोहर से आपस में कोई मामला ख़राब हो गया, अब वो जो गुस्सा निकलना है ना, वो बेचारे खाने पे निकलना है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता है नहीं वेंट आउट करने का। या शोहर पे निकलना है या खाने पे अब वो अगर शोहर काबू नहीं आ रहा, हाँ, तो वो फरार हो गया कि इधर उधर हो गया, तो अब वो फ्रिज में जो खाना पड़ा है ना, वो खाना, अक्सर ख़वातीन आती हैं कहती मैं ज़्यादा नहीं खाती, स्ट्रेस ईटिंग करती हैं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, फिर मैं कुछ नहीं देखती। अब वो जो स्ट्रेस ईटिंग है ना, उसका नुकसान ये है कि जब आप वो स्ट्रेस में होते हो ना, आपको नहीं पता कि आप कितनी कैलोरीज खा गए। और सबसे बड़ा झूठ जो लोग बोलते हैं ना, वो अपनी कैलोरिक इंटेक को लेके बोलते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि हमने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन जब भी कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि सरप्लस से भी सरप्लस हो गई है बात। हर इंसान की खुराक की रिक्वायरमेंट है। और अक्सर लोग फिर वो कहते हैं ना कि पुराने लोग तो जो है इस तरह से फिट थे, तो उसमें जहाँ न्यूट्रिशन का एक बड़ा अमल दखल था, वहाँ साथ साथ नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो थ्रू आउट एक्टिव रहते थे। उनका मेन एक्सरसाइज और उसका डिफरेंस नहीं था इतना, वो कोई बड़े बड़े डंबल्स नहीं उठाते थे, कोई जिम नहीं ज्वाइन करते थे। उनका मेन डिफरेंस ये था कि वॉक बहुत करते थे, लकड़ियां खेतों में काम है, भाग दौड़ है, खेतों में ये सारा, मतलब उनका वो नीट इतना ज्यादा था कि वो पूरा दिन उनकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाती थी कि अगर वो रोटियां ये चीजें खा भी ले तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। हम आज के जनरेशन को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो अच्छा अबंडेंस है ना फूड की। अच्छा, हमारे जैसे आपने उनकी बात की ना, हमारे घर में भी ना बताती थी वालदा कि जी देसी घी के पराठे खाना, कि जी हमारे गांव में ना वो सुबह सुबह 2-3 पराठे खा जाते थे। तो वही बात आती, उनकी एग्जर्शन भी उस तरह थी। तो अगर आजकल के दौर में बंदा कि जी मैं ना देसी ग़िज़ा खाता हूँ, देसी घी के पराठे हैं, देसी अंडे हैं, अगर ये बंदा रेगुलर खा रहा है, इसमें भी अब कार्ब्स तो हैं, सो इज़ इट गुड, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ये डेली होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिर्फ स्विमर जो है ना वो आउट ट्रेन कर सकता है बैड डाइट को आजकल के दौर में। ये जो स्विमर्स है ना, ये क्योंकि इनकी एक्सर्शन इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ ना कि जब हम लोग कहते हैं कि हम पराठे खाएं और हम जो है इसके साथ फिट रहेंगे अगर हम देसी घी में खा रहे हैं, नहीं, कैलोरीज जो है ना वो मैटर करती हैं। खाओ पियो, हद से ना बढ़ो। तो जो खाना पीना है ना उसको भी एक बैलेंस के साथ रखना। अच्छा खाना भी, आप कह रहे हैं अच्छा खाना, बिल्कुल ऐसे। इवन बैडमिंटन भी आई वुड से वुड डू द थिंग, बिकॉज वी प्ले बैडमिंटन अ लॉट, और हम तो 2.5-3 घंटे खेलते हैं, इट्स रियली एग्जॉस्टिंग। लेकिन वो यही है ना कि स्विमर्स जो है ना वो तकरीबन 12,000 कैलोरीज, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 12,000 कैलोरीज बर्न करते हैं। अच्छा, तो वो फिर उसके साथ मतलब उनकी अगर आप डाइट देखें ना तो उसमें वो चीज़ केक होते हैं, कैलोरी डेंस फूड होता है, वो खा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स आप किन स्विमर्स की बात कर रहे हैं। वो प्रोफेशनल स्विमर्स की बात कर रहे हैं, जो हम जो स्विमिंग करते हैं। वो नहीं, मैं प्रोफेशनल स्विमर्स की बात कर रहा हूँ। ये अच्छा हो गया कि आपने जो है नहीं वसीम भाई, लेकिन उनका क्वेश्चन जो है ना वो एक आम आदमी से रिलेटेड है कि हमारे घर में जब भी हमें ये सोच आती है ना कि यार हमने हेल्दी खाना खाना है, तो लोग इस पे शिफ्ट होते हैं, यार देसी खाओ, चलो जी देसी चीजें ले आए। इधर मैंने इधर ही रोक दिया ना इसी उसमें। इसी यही इनके सवाल का जवाब था कि जो प्रोफेशनल स्विमर्स है ना वो ही ये सब कुछ कर सकते हैं कि वो देसी घी और दबा के खाएं। अच्छा, या बाकी जो आम बंदा है ना फिर वो खाना छोड़ दे, वो नहीं खाए, लेकिन कैलोरीज को ट्रैक करे। आप मोबाइल में जो है आपकी सारी की सारी एप्स मौजूद हैं जो आपकी कैलोरीज ट्रैक करके बता देती हैं। बताएं, 2 फैट सीक्रेट ऐप है, माई फिटनेस पैल है, बहुत सारी एप्स हैं और उसमें आप जो है अपनी सारी की सारी डेली की अपना एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। आप अपना एज, हाइट जो है, वेट, ये सारा ऐड करके
आपकी जो डेली की एक्टिविटी लेवल है वो कितना है, वो आपको एक एस्टिमेटेड डेली की रिक्वायरमेंट बता देता है कि आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। अच्छा वसीम भाई, हमारी अफ्तारी में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्दी नज़र आती है वो फ्रूट चाट है, ठीक है। मैं कॉमन परसेप्शन बता रहा हूँ, फ्रूट है ना जी, देखें दरख्तों से उतारे हैं वो हाँ, लेकिन रॉ फ्रूट, खाओ। उसमें चीनी और वो क्रीम ना हो अगर फ्रूट में है बनाओ। फ्रुक्टोज। हाँ। फ्रुक्टोज मसल्स यूज ही नहीं कर सकते, सारा का सारा फ्रुक्टोज जाता है जिगर पे, और जिगर में वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है और यूरिक एसिड बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। हमने फैट एंड एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल से मुराद ये है कि आपको ये डाइट से अपनी बॉडी को देने, बॉडी खुद नहीं बना सकती। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी खुद बना सकती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए, ठीक हो गया। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स कहाँ से आएंगे? देसी घी से, कोकोनट ऑयल से, ऑलिव ऑयल से, मक्खन से, ये हो गया। लेकिन वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि अंदाजे से, हिसाब से। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे? आपकी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन से, अंडों से, गोश्त से, जितना भी चिकन मटन जो भी आप फिश कह लें। नहीं, लेकिन ये जो प्रोटीन वाली डाइट भी है सारी, ये भी तो यूरिक एसिड बढ़ाती है। नहीं, वो इनडायरेक्ट बढ़ाती है। एक सबसे बड़ी जो मिसकॉन्सेप्शन है जिसको क्लियर करना है ना, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जिन्होंने मीट बंद किया होता है लेकिन उनका यूरिक एसिड नीचे नहीं आ रहा होता। जैसे ही मैं उनके फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करवाता हूँ ना, उनका यूरिक एसिड नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर आप फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म गूगल पे सर्च करें सारे जाके, कि फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिक एसिड। अच्छा। और सारा का सारा जो फ्रूट्स है वो है ही ऑलमोस्ट उसमें। तो फिर ये जो कहा जाता है कि फ्रूट्स तो हेल्दी हैं, खाया करो जी, अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करो, वो क्या है फिर? वो अभी एंटी कीटो नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी है जो आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं ना, इनमें 4 टाइम ज्यादा फ्रुक्टोज है। मौसमी फल हमें मिलते नहीं है। मैं आपको इस तरह से कहता हूँ, मुझे ना डायबिटीज़ है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इस तरह की मेटाबॉलिक बीमारी नहीं है। मेरी जो एक डाइट है ना, उसमें ना रोटी है, ना चावल है, ना फ्रूट्स है। मतलब बड़ा पोर्शन नहीं है। अच्छा। क्या है? एग्स हैं, दही है, थोड़े से ड्राई फ्रूट है, इसी तरह से चिकन है, मटन है, इस तरह की मतलब प्रोटीन सोर्सेज है। और दूध नहीं, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ मिल्क इज़ फॉर बेबीज। और अगर मिल्क लेना भी है तो उसमें पानी ऐड करके ले लें। उसी वजह मतलब वो यही है ना, ताकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। दुआलों का हमारा कितना ख्याल है, देखें वो पहले से ही मिक्स करके पहले से देते पानी हैं। मिला वो कहते हैं कि ये खालिस ना पी ले। भाइयों देखिए, डोंट असल जज में एनीबॉडी। ये पानी मिलाने वो की ये सारा सुन के कह रहे थे आप। गवालों के लेक्चर सुने हुए। गवालों वो की मैंने कल यहाँ पानी से मिलाने clip के बोला निकलेगी। क्योंकि मुझे एक स्कॉलर ने बात बताई थी कि दूध का जब मैंने पढ़ा ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध कंज्यूम करते थे बकरी का, तो वो उसमें पूरी बात यह है कि उसमें वो हाफ कप होता था और उसमें पानी ऐड करते थे, उसको और पतला कर देते थे। तो बात तो फिर वहीं पे आ गई ना कि हमने उसको कैलोरी डेंस नहीं करना। और दूसरा, बच्चों के लिए दूध एक अच्छी सोर्स है, बेहतरीन जो वे प्रोटीन की सोर्स है वो मदर्स मिल्क है। लेकिन बड़े होने के बाद हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। आप जो बात, मैंने ना कुछ महीने कीटो डाइट की है, तो आप फॉर कीटो हैं, लो कार्ब या कीटो, बिल्कुल लो कार्ब हैं। लेकिन मुझे एक जो चीज़ नज़र आई वो ये कि कीटो आपका वेट रिड्यूस या इंसुलिन लेवल्स रिड्यूस करने के लिए, आपको अनफिट से फिट करने के लिए तो बड़ी अच्छी डाइट थी, या लोअर कार्ब डाइट, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है ना। अब आपने कीटो से लो कार्ब पे शिफ्ट होना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता कार्ब्स इंट्रोड्यूस करवाने, वो सस्टेनेबल है। लेकिन क्या जो नेचुरल, जैसे मुझे थोड़ा सा ये होता है कि जो अल्लाह की तरफ से, यानी हम ठीक है, हम प्रोसेस्ड फूड्स, हम ये तहजीब के ब्रेड्स और ये जो नहीं खा रहे, ठीक हो गया। लेकिन जो अल्लाह ताला ने नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल घर में मेरे अगर स्ट्रॉबेरी, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कल एक कमाल भाई हैं, उन्होंने स्ट्रॉबेरी का पूरा बास्केट भेजे, उन्होंने कहा कि हमने खुद ये अपने स्ट्रॉबेरी का तो आजकल बड़ा कोई मसला चला हुआ है यार। स्ट्रॉबेरीज जो है ना वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। नहीं, लेकिन वो जो आपने वीडियोस नहीं कुछ देखी लोग, हाँ पता नहीं इतनी स्प्रे करके आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ, आई डोंट नो रियलिटी। उसके बाद से मैंने तो लेना छोड़ दिया यार। अब मैं वही कह रहा हूँ कि सर्विंग तक बात ठीक है। फ्रूट जब हम खाना शुरू करते हैं ना, तो हम उसके साथ पूरा इंसाफ करते हैं। हम पूरा का पूरा तरबूज खाएंगे, हम आमों की पेटियां खाएंगे, और फिर यही है कि वो एपेटाइजर, वो मतलब ये नहीं कि आपकी भूख भी बढ़ाते हैं। किसी भी फैट लॉस जर्नी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भूख है। आजकल एक मेडिसिन, एक जो पेन बड़ा मशहूर हुआ है, जी तो जी, आप लोगों को शायद ओजम्पिक के नाम से, बहुत मशहूर हुआ है। वो क्यों इतना कामयाब है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा भूख रोकता है, पोटेंट हंगर सप्रेसेंट। जी जी। तो अगर हम इस भूख को नेचुरली काबू कर लें, आप अगर कभी नोट करें कि अगर आपने सुबह नाश्ता किया है, 3-4 बॉयल्ड अंडे खाए हैं आपने योग के साथ, आप अपने भूख की उसको नोट करें, आपको पूरा दिन गुजर जाएगा, भूख नहीं फील होगी। लेकिन अगर आप फ्रूट्स लें, ब्रेड लें और 7 अंडे लें, अभी 3 घंटे गुजरे होंगे ना, आप कह रहे हो कि मुझे कुछ और चाहिए।
मैं तो मतलब 2 मील्स पे रहता हूँ, मैं पेशेंट्स देख रहा होता हूँ। उस दिन मैं पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी थी पेशेंट की रिकवरी की, तो मैं ऊपर भागा कुछ पेशेंट को मैंने कहा आप वेट करें, मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके आता हूँ। तो जब मैं नीचे आ रहा था ना, तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा लोग कह रहे होंगे पता नहीं डॉक्टर साहब ने रोज़ा रखा हुआ भी है कि नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं पूरा साल फास्टिंग करता हूँ। तो मैं रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंतज़ार में रहता हूँ। मेरे लिए रोज़ा रखना अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती। इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ बीच में ना, मतलब ये नहीं कि मैं वो मील्स के बीच में वक्फा रखता हूँ। ठीक है। तो जो इंसान भी मील के बीच में वक्फा रखेगा वो कीटोसिस में रहेगा। अगर मैंने सुबह नाश्ते में 4 बॉइल्ड एग्स खाए हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी ली है और मैंने दिन का आगाज़ कर दिया, और मैं अपने उसको टेस्ट कर रहा हूँ अपने उस बर्दाश्त को, 12-1 बजे के बीच में मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि पेशेंट के साथ बिजी होता हूँ, जोहर के बाद असर फील ही नहीं होता। तो वो यॉक्स के साथ खाते हैं, यॉक्स क्योंकि के वो साथ। तो कहते हैं लोग इतने हेल्दी नहीं होते। नहीं वाइट्स खाने अब तो चाहिए। ये भी रिसर्च एग वाइट्स, एग वाइट्स में जो योक है ना, उसमें कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि वाइट में नहीं है। तो योक को हमने इकट्ठा करना है, और ये अल्लाह ने जब इकट्ठा भेजा तो हम इसको अलग क्यों करते हैं। 4 जो होल एग्स हैं ना, उसमें आप जो है देख लें कि 300 कैलोरीज हैं ऑलमोस्ट, और उसमें आप देख लें कि 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और तकरीबन कह लें 20 ग्राम्स ऑफ फैट और कार्ब्स। असल में मसला है पता है हमारा ये, वी डोंट फील हंग्री, वी ईट टू एंजॉय। मसला हमारा ये है। यस, पीपल फील हंग्री एज वेल समटाइम्स, बट दे आर फ्री बैठे हैं ना, पॉपकॉर्न्स लोग खा रहे होते हैं। आज इधर से आज मैं भी नहीं खा रहा। मुझे अभी एहसास हुआ कि यार मैं क्यों खा रहा हूँ ये, मैं सबकॉन्शियसली खा रहा हूँ, पता है मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, हम ऐसे लोगों की बात करें सबकॉन्शियस हमारी कौम जी जी, मैं सिर्फ एक सिंफुल हूँ, बाकी तो माशाल्लाह बड़े राइचियस यहाँ पे, सिर्फ वसीम भाई राइचियस हैं, आप दोनों है ना। मुझे इससे बात भी याद आ गई कि हम बच्चों की तरह खा रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं खाते, कुछ भी सामने आ गया, चॉकलेट्स आ गई, तो हम वो आज तक बड़े हुए ही नहीं। वसीम भाई एक वो सटाइटी भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब 4 बॉइल्ड एग्स अगर खाए हैं, यॉक्स के साथ खा लिए हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई कि यार मैं अब पेट भर गया है। आप इसको ट्राई करें और फिर आप देखेंगे कैसे पेट भरता है, आपको लिटरली यहाँ तक फील होगा। अच्छा, हमारी कॉम में ना, मुझे ये जो आपने बात की ना, मुझे लगता है बचपन से ना हमारे लिए डाइट में ना रोटी की बहुत अहमियत है। इसको कि रोटी हमें, मुझे लगता है इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। जब तक हम रोटी या चावल में से 2 आइटम्स हमारे किसी मील में ना हो ना, तो हमें लगता है हमने खाना नहीं, ये मील नहीं था, इसको हम स्नैक के खाते में डाल देंगे, कुछ और खाते में डाल देंगे। तो सिंपली अगर 1/3 या रोटी का कुछ इतना सा हो, कोई मसला नहीं। अब ये बात है ना कि या तो डिश साइज रोटी रख ली या थोड़े से आपने राइस रख लिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, रोटी भी कौन से आटे की होनी चाहिए? मतलब ये नहीं कि जो आपका चक्की का आटा है, जो होल व्हीट, जिसमें आपका फाइबर भी हो, और वो भी रोटी फिर भी थोड़ी मिकदार में। हमारे एक पेशेंट थे, उनकी आटे की मिल थी, तो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि जैसे सिगरेट के ऊपर वार्निंग लिखी होती है ना, वैसे मैं अपने आटे की बोरियों के ऊपर भी वार्निंग रखूं कि ये इतनी खतरनाक है। अच्छा, यस, क्योंकि ये अब बातें वैसे नहीं, अब सब प्रोसेस हो चुका है जी। अच्छा, ये जिस तरीके से सारा प्रोसेस होके मार्केट तक आती है, वो बात अब वैसी नहीं रही। या तो पंसारी की दुकान पे जाएं, आप चक्की का आटा, अलसी का आटा, कोकोनट का आटा अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम का आटा, इसको मिक्स करें और रोटी बनाएं। आपने फ़ौरन लो कार्ब कर दिया उसको, उसकी बेशक थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें आप। अब ये चीज़ें ना जो कि हमने करनी है, लेकिन यहाँ पे इस आज जो हम बैठे हैं उसका मकसद ये है कि रोटी को छोड़ना पड़ेगा। एक दफ़ा छोड़ के देखें ना, मर तो नहीं जाएंगे ना। मैं जब कीटो कर रहा था ना, तो मुझे एहसास हुआ कि यार तू कितने कम खाने पे भी कितना ज़्यादा फोकस्ड, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक, कितना तू लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और ये ऐसी मिथ थी कि यार दोपहर का लंच, अच्छा हमने ना कुछ जगह बनाए हुए कि यार दोपहर का लंच मैंने खाया नहीं है। वंस यू स्टार्ट स्किपिंग इट, यू डोंट फील लाइक ईटिंग लंच एनी मोर। एंड मैं उन दिनों में जैसे कीटो कर रहा था, तो मैं जब एयरप्लेन में बैठा था, तो मैं घर आ रहा था, तो मैंने देखा साथ वाला बंदा ना, वो जो ने सर्व किया, उसने चिकन और साथ आई थिंक कोई पोटैटोस थे, उसके साथ वो राइस सर्व किए थे। जिसने चिकन और पोटैटो के साथ राइस खा लिए, अब वो दोनों ख़त्म हो गया, अब वो राइस सारे बच गए, अब वो राइस खाता जा रहा है। मुझे इतनी कराहियत हो रही थी यार कैसे खा रहा राइस। और फिर जब मैंने कीटो छोड़ी, और फिर मैं भी यही काम कर रहा था। मैं भी सोचता हूँ कि यार मुझे जो उस टाइम इतनी कराहियत, और मैंने सिर्फ वो प्रोटीन्स खाए और यानी चिकन खाए मैंने, और राइस सारे छोड़ दिए। और राइस पे उस पर आप समझ लें कि कुछ दाने तो आ ही जाते हैं चिकन के साथ ना, तो लिटरली 2-3 बाइट्स राइस की होंगी जो मैं चिकन साथ ली होगी। तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ना ऑकवर्ड लग रहा था कि यार क्यों पूरा चावल खाता जा रहा है, इससे क्या अपने एहसास नहीं है ये चावलों से पेट भर रहा है जो कि। लेकिन अब देखें, सिंस वो चीज़ वो गई
और एक नॉर्मल लाइफ बंदा आता है तो फिर बंदा खुद भी खा रहा होता है। तो आई थिंक मैं सिर्फ बताऊँ आपको, मैं शेख अब्दुल हसन का उस दिन लेक्चर सुन रहा था ऑन डिफरेंट एक टॉपिक था। वो कहते यार वैसे हदीस में भी है कि सबसे बदतरीन बर्तन जो इंसान ने भरा है वो उसका पेट है, और इंसान की कमर सीधा रखने के लिए कुछ नुकमे ही काफ़ी हैं। लेकिन यार कभी दिल चाहे तो उसको पेट के 3 हिस्से कर लेने चाहिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए और एक खाने के लिए। तो खाना अगर आपने कभी वाकई में आपका बहुत आप लेज़ी हो जाएं, आप अपने रूल्स को तोड़ दें, तो पेट के 3 हिस्से कर लें और एक के लिए खाना हो। एंड व्हाट वी डू इज़, यानी सुभानअल्लाह वसीम भाई आपने देखा होगा और हम लोग देखते हैं यार दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं ब्रो किस पेट की वजह से हो रहे हैं ना, माल की लालच पेट की वजह से है ना। वल्लाही शेख अब्दुल हसन कह रहे थे कि यार इस पेट को तो तुम ने ब्रेड की एग्जांपल दी, ब्रेड और पानी से ही भर सकते हो यार। When you can fill the stomach with bread and water, why do we fight for? अच्छा, हमारे यहाँ पे मुझे लगता है जो डाइट का सिस्टम है ना रोटी का, और जिस तरह भी आप कह रहे हैं चिकन और हम लोग सालन जो उसको सब वो करते हैं ना, और इसकी साइकी ये है कि जब हम वो क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पानी डाला दीजिए, टमाटर डाल के ना वी मेक इट बिग ताकि सारे लोग खा सकें। लेकिन फिर हम वो एक तरह से जो सॉर्ट ऑफ बचत करते हैं ना, फिर खाते भी 3-3 4-4 दफ़ा है। तो मुझे लगता है अगर हम उसको हेल्दी कर लें और कम खा लें तो बात से वही ना आ जाए। बिल्कुल अपना अपना पर्सपेक्टिव है। उस दिन बॉडी में बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि एक फ़कीर था ना, वो सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहा था। तो एक बादशाह गुजरा, बादशाह को बड़ा तरस आया, कहते हो फ़कीर मैं तेरी मदद ना कर दूं? वो फ़कीर कहता है कि जो ये सूखी रोटी पानी के साथ खा सकता है उसकी तू क्या मदद करेगा, तू खा सकता है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना कि अब जो फाके में है वो राजी है, और जो खाने वाला है जिसके पास अबंडेंस है उसको जुल्म नज़र आ रहा है। मेरी अपना जो मैंने जब ये ऑटोफेजी के बारे में कि ये जो खुदकार निज़ाम है फास्टिंग के ज़रिए एक्टिवेट होता है, इससे बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। तो मैंने इसको 48 आवर की जो फास्टिंग की थी वो मेरी लाइफ का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा याद रहेगा। जब 36 घंटे गुजर गए ना तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब अगले दिन मैं उठा, मैं बच्चों के इधर गीगा मॉल में फूड कोर्ट पे मैं बच्चों के साथ हूँ, वो बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ मैं ना फूड कोर्ट पे लोगों को देख रहा हूँ कि वो खा रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने एनर्जी लेवल मेरे फास्टिंग में है इतना तो इनके खा के भी नहीं होंगे, और कोई भूख का नामो निशान ही नहीं है। अब ये मैंने प्रॉपर मेरा मुशाहिदा वो पूरा मैंने एक एक्सपीरियंस किया। अगले दिन मैं ऑडियो सुन रहा तो बड़ा प्यारा फिक्र आया कि जितनी तवानाई पाके से बहाल होती है उतना खाने से किधर बहाल होती है। जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको खाना देता है, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उनको फाका देता है। अब ये मैं तो कहा कि बिल्कुल 100%। लेकिन डॉक्टर सिंह इसमें कोई ऑडियंस स्टूडियो कहे कि माशाल्लाह आप यार हट्टे कट्टे हैं, आप एक हेल्दी बंदे हैं, यहाँ कॉमन सेंस आती है ना। अब अगर कोई स्किनी बंदा, कोई अंडरवेट बंदा ये काम करे, वैसे बड़ा बीमार, हालत खराब है, पहले उसको अपने आप को भरना चाहिए। लेकिन यहाँ हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, और हमारे दीन में ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है। वसीम भाई लेकिन आपने ना फ्रूट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। मैं डिस्कार्ड देखें, देखिए स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं, कुरान पाक कहता है कि कौन है जो मेरी हलाल की हुई चीज़ों को हराम करे, कौन है जो मेरी हलाल की हुई चीज़ों को हराम करे। अल्लाह का हुक्म है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ कि एहतियात करो, एक्सेसिव ना। आपने फ्रूट्स को इतना मोहब्बत दे दी है ना। उस दिन एक साहब आए कहते हैं कि आप तो फ्रूट्स मना करते हैं, तो कुरान में तो फलों का जिक्र है। मैंने कहा जन्नत में खाएंगे इंशाल्लाह, सारे इधर खाने। अब ये है ना कि मैंने कहा जो आपने चेरी पिकिंग करके ना जो छोटी छोटी चीजें अपनी निकाली है ना अपने मफाद के लिए, तो मैंने कहा इन चीज़ों को बदलना है अब हमने। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो प्रोटीन आपके जो आते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या ये अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं भी करता, नॉर्मल हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन वो प्रोटीन इनटेक पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन, तो क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की शक्ल में ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है वे प्रोटीन, लेकिन वो एड ऑन है। पहले हमने अपनी डाइट, क्या मैं होल एग्स ले रहा हूँ, क्या मैं वेजिटेबल्स ले रहा हूँ, क्या मैं ग्रीक योगर्ट ले रहा हूँ, प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ, क्या मैं ड्राई फ्रूट ले रहा हूँ, क्या मैं मतलब यानी कि हेल्दी सारे ऑप्शंस अवेल कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे डिफिकल्टी हो रही है अपनी डेली की प्रोटीन इंटेक पूरी करने में, तो मैं एक स्कूप वे प्रोटीन। तो क्या ये फिर उसमें नहीं आ जाएगा प्रोसेस्ड? नहीं, वे प्रोटीन बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है। अच्छा थोड़ा सा उसको बता दें एग्जैक्टली होता क्या है। दूध से निकला है, और दूध में जो तगड़ा प्रोटीन है ना उसको अलहदा करके पाउडर फॉर्म में फ्लेवर करके आपके सामने रख दिया। अब आपने 20-25 ग्राम अगर एक स्कूप में इजीली प्रोटीन लेनी है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें इतने सारे ब्रांड्स हैं, अब आप उसमें से कैसे भाई कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में तो वैसे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी होती है, शायद फ्लेवरिंग की भी और काफ़ी सारी चीज़ें। 1 नंबर 2 नंबर का भी है पाकिस्तान में। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंज हमें आ रहा है ना, कि जो एक एवरेज पाकिस्तानी है
जो कि उसकी प्रोटीन की इंटेक 30 से 35% होनी चाहिए टोटल कैलोरीज की, वो 10% भी नहीं है। तो अभी हमने सबसे पहले प्रोटीन को ही पूरा करना है। ये जितनी भी रिसर्च हुई है, मैं डॉक्टर पीटर अटिया हैं, लोग उनको फॉलो करें, देखें, उनको सुने, वो लॉन्जिविटी और हेल्थ स्पैन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा तो खैर ईमान है कि टाइम अपने टाइम से ही जाएंगे, लेकिन वो जो हेल्थ स्पैन की बात कर रहे हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें वो कहते हैं कि जितना आपका लीन मसल मास तगड़ा है उतनी आपकी मोहताजी के चांसेस कम है। अब लीन मसल मास क्या है? प्रोटीन। तो डाइट में जब प्रोटीन इंटेक बढ़ गया तो आपने लीन मसल मास प्रिजर्व कर लिया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, उससे लीन मसल मास प्रिजर्व कर लिया, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ सार्कोपीनिया मसल लॉस हो रहा होता है, तो उसको बचाने के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। वॉक के अलावा भी हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही ज़रूरी है या कोई स्पोर्ट भी खेली जा सकती है? चूंकि डॉक्टर पीटर अटिया का मैं नाम लेता हूँ, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी है। वो 80 साल के बुजुर्गों में बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि ये 80 साल के बुजुर्ग में कुछ ऐसे होते हैं जो सारे काम यूं कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको किसी का वेट करना पड़ता है पानी तक लाने के लिए, मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ लीन मसल मास का है। बाकी एक्टिविटीज से मना नहीं करते, लेकिन अल्लाह करीम ने जो मसल्स हमें दिए हैं वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे हमने ट्रेन करना है उनको। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा आपसे वो ये कि क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है या आप स्पोर्ट्स जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं वो कार्डियो है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बाकी सारी मूवमेंट है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी है? कि आपने स्टार्ट किया फुल बॉडी वर्कआउट, पहले आप 5 kg उठाते थे, फिर आप 7 kg उठाने लगे, फिर आप 10 kg उठाने क्या वो लगे। स्पोर्ट उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। पूरी स्पोर्ट तो कार्डियो की है, कार्डियो बल्कि की स्पोर्ट के बाद तो आपके मसल्स आप को जितने need भी rest टॉप as के well। एथलीट्स देख लें, जी उन सब की जिंदगी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको नजर आएगी। लेकिन वो ये फिर वो नहीं हो जाता, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बिल्ड कर रहे हो फिर वहाँ लूज कर रहे हो, बिल्ड लूज। नहीं तो यही है ना कि आप कार्डियो आपकी हेल्प करेगी कि आप फ्लेक्सिबल रहो, जी आपकी जो है एजिलिटी, आपकी ये सारी चीजें ठीक होंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मदद कर रही है कि मसल मास हो, और जितना आपका लीन मसल मास ज्यादा है उतनी आपको डायबिटीज के चांसेस भी कम है, क्योंकि 80% ग्लूकोज मसल्स को चाहिए होता है और सारी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो मसल्स में स्टोर होती है। तो अब तो आके हमने तो शौकिया शुरू की थी, मैं तो ये खुद से बातें नहीं कर रहा, एविडेंस बेस्ड बातें सारी की सारी। और उनका एक बड़ा प्यारा फिक्र है, मैं वो आजकल क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि यू हैव टू ट्रेन फॉर द लास्ट डेकेड ऑफ योर लाइफ आज से। और हमें नहीं पता कि वो लास्ट डेकेड कब स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये नहीं कि मैं उसको को बहुत मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मोहब्बत है, मेरे लिए जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यंग एज में इंपॉर्टेंट थी उससे कई गुना ज्यादा अभी है, क्योंकि मुझे रोजमर्रा के काम, इबादत, मामलात, सारी चीजें देखने में, जिस दिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होता हूँ, बिल्कुल शांति शांति होती है। आज ही एक साहब के साथ बात हो रही थी, वो कहते हैं कि एंगर और इंसान के इमोशंस ना कंट्रोल होने का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी एक्सर्शन नहीं कर रहा, उनके घर वाले इफेक्ट हो रहे हैं, आपस में मसाइल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने एंगर का इमोशन हमें दिया है नेचुरली टू फाइट वॉर्स, टू एंगेज इन डिफेंस। लोग अपने आप को बचाने के लिए, जिहाद फी सबिल्लाह के लिए, उम्मत के काम के लिए आपको एंगर का एलिमेंट चाहिए कि जब आपकी फैमिली भी कोई अटैक कर दे। लेकिन जब ये एंगर हमारे, तो हम वी आर नॉट इन वॉर, राइट, हम तो डिफेंसिव उस पर नहीं है। अब हमारा एंगर एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर, अब जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे थ्रू एक्सरसाइज या ग्राउंडिंग, अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे उसको, तो वो तो फिर बीवी पे निकलना है, वो तो बच्चों पे निकलना है फिर। तो मैं आपसे इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है ओके मैं आज के बाद प्रोटीन डाइट शुरू कर रहा हूँ और लो कार्ब डाइट शुरू कर रहा हूँ, क्या मुझे मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन पूरे हो रहे हैं, या मुझे विटामिन लेने पड़ेंगे, लाइक विटामिन डी, B12, XYZ? सपोर्टिव विटामिन हेल्प करते हैं, ये आपने साथ रखने। हम बेसिकली काम कर रहे हैं डाइट के ऊपर, डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उसको मैनेज किया, उसके साथ हमने टारगेटेड विटामिन्स रख लिए, मिनरल्स को, विटामिन्स को पूरा कर लिया। ये सपोर्टिव विटामिन्स। सपोर्टिव विटामिन कौन से एक बंदा? विटामिन डी, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, B12, कोएंजाइम Q10, ये बगैर डॉक्टर को दिखाए रोजाना ली जा डॉक्टर से मशवरा करके। अच्छा, उस्ताद का होना जरूरी है ना, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप रिकमेंडेड डोज में लें। So if you can repeat vitamin D, B12, magnesium, B12, fish oil, magnesium, coenzyme Q10, probiotic, fiber, inulin fiber। ये नहीं कि ये जो प्रोबायोटिक्स हमारे वो मददगार बैक्टीरियाज है जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। फाइबर उन्हीं बैक्टीरियाज की खुराक है। हम जब प्रोसेस फूड खाते हैं ना तो उन बैक्टीरियाज को खुराक नहीं मिलती और वो जो मददगार बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं
और जो बुरे बैक्टीरियाज हैं वो आउटग्रो कर जाते हैं, और इसीलिए फिर हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो अच्छा, जाता है। मेरे फैमिली में एक साहब थे, वो रोज़ाना सुबह इसबगोल पीते हैं शहद क्या के बात साथ, है, ठीक क्या है। बात लेकिन डॉक्टर ने, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा उनको, आई डोंट नो व्हाई, कि आप रोज़ाना इसबगोल, ये पता नहीं क्या बीमारी लोगों में आ गई है, रोज़ाना सुबह इसबगोल पीते हैं और सारा ये अल्टीमेटली रिजर्व हो जाएगा किसी जगह पे, आपकी वो टेक्निकल लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे थे। प्रीबायोटिक ले रहे हैं, ये जो यूरिया अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और इसको मना पता नहीं। एक तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि डॉक्टर साहिबान में ना थोड़ा अदब के साथ अपने उस नॉलेज को जो आउटडेटेड है उसको ज़रा अपडेट करें और देखें कि दुनिया क्या कर रही है। मैं सुबह उठा ना, अगर मैंने इसबगोल लिया है तो अब मैंने फाइबर दे दिया है, और जो मेरे बैक्टीरिया जो खाने के इंतजार में बैठे हुए थे उनको खुराक मिल गई। अब वो मेरे अच्छा। सोल्जर जो है वो रेडी हो गए। हम्म, उसके बाद मैंने अब अपने लिए खुराक ली है। अच्छा, फाइबर तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, तो फाइबर फिर हम क्यों खा रहे हैं? और उसका एक और बड़ा बेनिफिट कि हमारी बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं जी होगी, जी, ठीक हो गया, अच्छा। स्ट्रेस लेवल Gut health के लिए भी ठीक है गट हेल्थ के लिए बेहतरीन बेहतरीन। अल्लाह अकबर। अब तो best यू हाईली रिकमेंड। तो आजकल आप सहरी में सुबह क्या खाते हैं, यानी इफ यू एक्सपोज योर सहरी, चार बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, ठीक है, और इसी तरह से मतलब टोटल 6 एग्स होते हैं, उसमें तकरीबन कह लें 2 होल एग्स हैं और 4 एग वाइट्स हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ। अच्छा, ये एग्स कौन से वाले हैं जो आम मार्केट में मिलते हैं या आम स्पेशल कोई नहीं, देसी? उस डिबेट में हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर अवेलेबिलिटी का मसला है। सॉरी मैं टू कट यू ऑफ, क्या देसी और फार्मी में, ये भी बड़ा बहुत लंबा टॉपिक हाँ है यार, मतलब इसके वाले से आपका क्या राय है? फार्म में प्रोटीन ज्यादा होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। नहीं वो, लेकिन मैं सच्ची हेल्दी प्रोटीन नहीं होता होगा ना, वो तो ठीक है, टीके शीके लगते हैं और ये नहीं, वो असल में देखें, चिकन जो है ना, हाँ, अगर चिकन ना होता ना, हाँ, ये फार्मी मुर्गी ना होती। जी। मैं थोड़ा इसके ना सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि वही बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोटीन हमारी पूरी नहीं हो रही। अगर हमने चिकन भी बीच में से निकाल दिया, अंडे भी बीच में निकाल दिया, तो मैं प्रोटीन कहाँ से पूरी नहीं, वो करवाऊंगा? देसी चिकन, देसी अंडे। अब वो अवेलेबिलिटी की बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। अगर तो अफोर्डेबिलिटी है हाँ, तो मैं कहता हूँ कि देसी चिकन, देसी अंडे खाएं, लेकिन अब अफोर्डेबिलिटी की अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसमें कोई हार्म तो नहीं है, यानी हार्मफुल तो नहीं नहीं, है ना? अच्छा है, वो तो बेस्ट है देसी। नहीं, Non-देसी। फार्मी चिकन की बात कर रहा हूँ, हार्मफुल तो नहीं है। चिकन का जो लिवर है ना, उसमें सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बाकी गोश्त आप खा सकते हैं। लिवर ना खाएं। क्योंकि हमने पिछले कई सालों में खवातीन को जिनको पीसीओएस था, चिकन खिला खिला के उनका वेट भी रिड्यूस किया है और उनकी पीसीओएस भी ठीक हुआ है, तो यानी ये आज अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने mystery resolve कंसीव हुई भी है। किया है। क्योंकि वैसे मैं भी 2 डॉक्टर्स जानता हूँ जो इस फील्ड के डॉक्टर्स हैं, एक शदीद खिलाफ हैं फार्मी चिकन खाने के, और एक शदीद फॉर हैं। वो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मीट कि मैं खिलाफ हूँ, बिकॉज मीट जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, चिकन जो फार्मी है दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। वसीम भाई कह रहे हैं कि आप फार्मी चिकन और फार्मी अंडे खा सकते हैं, डोंट मेक इट अ फस। नहीं, लेकिन वो जो फार्म्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, सारे के सारे लिवर में होते हैं, जिगर में Okay. जाके वो सारे टॉक्सिन जिगर में होते हैं, तो उसकी कलेजी नहीं खानी, बाकी गोश्त आप खा सकते हैं। Alright, ओके, alright, सो sure. आपके 6 एग्स 4 वाइट्स के साथ और 2 योग के साथ, और 2 योग के साथ, इसके अलावा एक बेहतरीन सा कप चाय का, चाय का। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट में ये लेता हूँ। ब्लैक टी होती है, मिल्क होता है इसमें? थोड़ा सा मिल्क होता है, ओके, क्योंकि चाय मेरी कमजोरी है, तो 3/4 पानी 1/4 मिल्क। इसमें चीनी है या नहीं? इसमें चीनी नहीं, इसमें स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर मैं ऐड करता हूँ। अच्छा। इसी डू यू तरह- रिकमेंड शक्कर? नहीं, वो फिर मतलब कान इधर से पकड़े उधर से एक पकड़े, अच्छा बात ही एक हो रहा है, ही। क्योंकि उसमें हम है- तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, शक्कर डाली है या शहद डाला है। हम अपने आप को ऐसे गोलियां देते रहे। बात वही है, बात वही है। ड्राई हम फ्रूट, सारे करते, शुगर इस्तेमाल ही नहीं होती थी। वॉलनट्स, इसी तरह से आमंड्स हो गए, इसी तरह से थोड़ा सा किशमिश थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और बाकी ये है कि थोड़ा सा काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये मैं रखता हूँ। और यही मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अफ्तारी में भी मेरी, इसके क्योंकि मैंने देखा है कि इससे भी फाइबर आता है, वेजिटेबल्स भी साथ आ जाती हैं। अफ्तारी का मैं बता दूं कि अफ्तारी में थोड़ा सा वो पाकिस्तानी वाला सारा मामला, ठीक यार है। बेटा, कल जो हमारी इफ्तारी होगी ना, वो- यार पिक्चर भेजनी है, ठीक है? वसीम भाई को ना पिक्चर भेजेंगे, पिक्चर भेजनी है। क्योंकि जब भी वसीम भाई रमजान में आता है ना, एक रेवोल्यूशन आता है हमारे घर में। और वो एक दिन का, और वो एक दिन का नहीं होता, कुछ वीक्स चलता है यार, कुछ आपका वीक्स एक चलता है। दिन इनका वैसे सबसे लंबा है। मेरा है ब्रो, बहन तो सरसों के ऑयल पे शिफ्ट हुआ, पता नहीं क्या कुछ ये किया है। आप कहीं मेरा तवाज़ो है, मैं एक दिन वैसे बता रहा हूँ, वरना जिंदगी मेरी बदल जाती है। आप बस करो। अच्छा, फिर इसी तरह से उसमें चिकन का काफ़ी पोर्शन होता है, थोड़ा सा मटन हो गया, थोड़ा सा बीफ हो गया, इसी तरह से जो है थोड़ा सा फ्रूट चाट वो मैं रखता हूँ। और बाकी ये है कि एक मेरा बड़ा है कि मैं चिकन के कबाब घर में ही बनते हैं, सही हैवी ड्यूटी किस्म के, तो एक स्लाइस ब्रेड का होता है, वो एक
इतना सा पोर्शन है, वाइट ब्रेड मतलब नहीं मल्टीग्रेन का ना, मतलब है। फाइबर वाला, लेकिन वो भी ब्रेड बहुत छोटी सी होती है। उसके ऊपर 2-3 कबाब डाले, थोड़ी सी उसके ऊपर सब्जियां डाली, जी, एक स्लाइस चीज़ का डाला, तो वो मेरा वो कहते हैं ना बर्गर की क्या बात है, वो जो Replacement रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक और हो बेहतरीन पेट भर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये तो अच्छी खासी आप चीज़ें ले रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन यही है ना कि ये हाँ, खाने से हेल्दी कौन मना हेल्दी कर रहा है? हाँ। लेकिन सो ये आपका है, उसके बाद सहरी तक कुछ नहीं लेते हैं? उसके बाद सहरी के बाद, नहीं सहरी नहीं, से वो पहले सहरी तक कुछ नहीं, बीच में अगर एक कप चाय मैंने दोबारा पी ली तो बस ये फिर 2 मील्स के और बीच सहरी में चल क्या लेते हैं फिर आप? वही सहरी वही में मैंने बताया बता ना, दिया and- अच्छा यही, हाँ ओके। तकरीबन ही। मतलब ये नहीं कि ओके। मेरी को 48 ग्राम प्रोटीन जो है वो कह लें सहरी में हो जाती है, और तकरीबन 60-70 ग्राम तक हो जाती है अफ्तारी में। ब्रेड के बारे में भी मिथ है वैसे ये, कि जो इवन ब्राउन ब्रेड भी है, मल्टीग्रेन भी, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है तो वही कार्बोहाइड्रेट्स ना, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी ना, अच्छा ठीक है। ताकि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे ना, कि आपको वो बर्गर वाली फील भी आ गई और उसने आपको हार्म भी नहीं अच्छा, किया। अपनी प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए हर बंदे को, कि कितनी मील इनटेक होनी चाहिए? आपका जो लीन बॉडी वेट है उसमें 0.8 मल्टीप्लाई या 0.8 से 1.25 के बीच में उसको मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स से अगर आपका लीन बॉडी वेट है तकरीबन 150 पाउंड्स है लेट्स से, तो उसको आप कर लें 0.8 से, तो वो आपका बन जाएगा तकरीबन 130-120 इस तरह से करके। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। चीज़ भी जो आप ऐड करें वो प्रोसेस नहीं है? एक मैं वही बता रहा हूँ ना कि सिर्फ उसको टेस्ट देने के लिए मैंने वो जो प्रोटीन का पूरा पोर्शन एहतमाम कर लिया है उस कबाब की शक्ल ठीक में। है। वो मेरी अच्छा। कैलोरीज, अब ये जो ऊपर है ना ये सिर्फ उस टेस्ट के लिए, ताकि मैं उसको जरा अच्छा, जायकेदार basically कर आप दूं ये ताकि कह- मैं एंजॉय हाँ, कर सकूं। यानी कि इंजॉयमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत ये डंडी मार लें, बट दिस शुड नॉट बी समथिंग main ये जो लेकिन जो चीज़ है ये प्रोसेस है तो सही, बट इतनी हार्मफुल नहीं है तो चीज़ ना, है क्या तो चीज़, है तो मिल्क प्रोडक्ट है, शायद वो उसमें आया तो फैक्ट्री से है, बट ये है कि आइडियली तो अगर आप अपनी चीज़ निकालें, अपना मक्खन निकालें, वो सबसे बेहतर है, लेकिन ये है कि इतना हार्मफुल भी नहीं है जितना प्रॉब्लम बिल्कुल, और प्रोसेस फूड हो बिल्कुल गए। बिल्कुल मैं उसको कहता हूँ कि वो मतलब मेरी तरफ से उसको हाँ, यानी अच्छा, गुजारे लायक है कि आप गुजारे ना लायक है, वो बिल्कुल। आप लिख भी ले जलेबी सकते के बारे में आपके क्या कॉटेज opinion चीज के जो पकोड़े चलते हैं हैं। जी जी जी, वो थोड़ी मिकदार में रख लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा मीठे का बता दे थोड़ा सा, जलेबी भी एक ये बड़ा- मीठे का शौकीन है, मुझे पता था, मुझे पता था मीठे की बात के लिए है। रख लें, वीकेंड पे करें ना। देखें मैंने कहा ना पूरे हफ्ते का आप निकालें कि पूरे हफ्ते में आपने कितनी कैलोरीज ली हैं, पता तो होना चाहिए ना। अब अगर आपकी गुंजाइश बनती है कि आप अच्छे खासे कैलोरिक डेफिसिट में हैं, तो 1000 कैलोरीज का अपने आप को रिवॉर्ड दे दें, जलेबी खा लें अच्छा, पूरे। अच्छा, यस, मैं वही कह रहा हूँ कि वीकेंड पे आप अपने आप को फुल रिवॉर्ड अच्छा करें। वैसे एक छोटी जैसे आइसक्रीम है या कोई ब्राउनी है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 150 कैलोरीज छोटे से अच्छा। कप में कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा, ज़्यादा फिर वही बात है ना कि हमने खुराक कम नहीं करनी, खुराक सही करनी है। 80% आपका जो फूड है ना वो हेल्दी है, हाँ 20% आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, सही सही सही। लेकिन 80 को तो ठीक है। पूरा करें ना। हमारा उल्टा चल रहा है मुझे लग रहा और साथ में लाइफस्टाइल। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह पे था, वहां पे ना मुझे मजबूरन खाना पड़ गया। अब उसमें प्रोटीन दूर दूर तक नहीं था। अब जब मैं घर आया हूँ ना, सबसे मेरे से इतना बोला कि इतनी प्रोटीन बना दे। अब वो जैसे ही मैंने खा ली तो मुझे, यानी कि मैं माइंडफुल हूँ इस चीज़ को लेके, तो वॉचफुल हूँ। प्रोटीन थ्रू चिकन एंड प्रोटीन थ्रू मीट, चाहे वो दुम्बा या बकरा है, बेहतरीन है, कोई फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं, बेहतरीन है। तो फिर ये जो हम चिकन बिल्कुल छोड़ा होता है और मीट खा रहे होते हैं, यानी बैलेंस करें ना, red meat। दोनों को रखें बीच में, अच्छा टेस्ट यानी चेंज करने के लिए। मुझे तो अगर इसका टेस्ट तंग नहीं कर रहा तो मैं साल भी खा सकता हूँ चिकन, लेकिन इंसान है तंग पड़ जाता है। चिकन भी आप किस तरह खाते हैं, स्टीम या बारबेक्यू या ग्रिल किस तरह? करके, स्टीम करके, It's barbecue all okay, करके, हाँ? बेहतरीन है। ओके। अच्छा थोड़ा सा इन ऑयल्स के बारे में बता दें जो हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, कौन सा सरसों 100% का ऑयल तेल। करना चाहिए? ये जो खाने वाले हैं, बाकी सब भूल जाएं। आजकल जो है ना ऑलिव ऑयल को मिक्स करके बाकी चीज़ों में करके ना ये चीज़ भी बेची जा रही है। लोगों को ना, लोगों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल रखें, बेहतरीन है। सरसों का तेल हमारे पास बेहतरीन मौजूद है, अगर उसका टेस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो रखें। ये जो मार्केट में मिल रहा है ना, ये तो जहर है। जहर वल्लाह ये पॉली अनसैचुरेटेड, इसके अंदर फैट्स हैं जिनके अंदर बेतहाशा डबल बॉन्ड्स हैं। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी बॉडी के अंदर, उतनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिराइव्ड खतरनाक फ्री रेडिकल्स होंगे, उतनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। जितनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी उतनी बीमारियों के चांसेस, दिल की बीमारी, डायबिटीज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बढ़ेगा। सनफ्लावर कैनोला ऑयल जो है ये भी इसी में आता है? उसी में आता है, मतलब वो ओके। मेरी तरफ से बैन। बैंड में आता है। बाकी सब कॉन्टिनेंट के लोगों में एक मैंने चीज़ देखी है, दे हैव प्रोट्रूडिंग बेलीज,
बाकी सारा जिस्म ठीक है लेकिन उनका टमी निकला हुआ है, उसकी क्या इसको कहते हैं टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। तो ये और खतरनाक है क्योंकि विसरल फैट तो ज्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं ना मैं बाकी फिट हूँ, बस मेरे पेट पे फैट इकट्ठा हुआ हुआ है, बस ये है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि आपके जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ चुके हैं। जितनी ट्रंकल ओबेसिटी, शोल्डर टू वेस्ट रेशो खराब होगा, उतनी आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है, उतनी बीमारी के चांसेस बढ़ गए। और ये होती किस लिए है, यानी क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोसेस फूड इनटेक, पूरा दिन कुछ नहीं खाया और रात को आए तो जो सामने आया खा लिया, माइंडफुल ही नहीं है खुराक के मुतल्लिक, अंधाधुंध चले जा रहे हैं, कभी बिस्किट खा ली। अगर मैं देखता हूँ ना अभी कि हमने जब से होश संभाला, मैं अब KPK से हूँ, हमारा तो बचपन से ना वो खुराक की आदत है ना, वो बिगाड़ी कैसे जाती है। अब दस्तरखान भेजता था, हमारा एक थाल आता था जिसमें मोटे चावल, उसमें मैं की दाल और बीच में करके गड़ा खोद के देसी घी, और वो सारे लोग बैठ के उस थाल में खाते थे। प्लेट वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक हो गया, अब कौन कितना खा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, ओवर ईटिंग चल पड़ी, किसी को नहीं पता। अब जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद हमारा पठानों का बगैर फ्रूट्स के गुजारा ही नहीं है। हटा जो है वो थाल हटा, फ्रूट्स आ गए। अब फ्रूट्स भी कटना शुरू हुए तो फिर कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से नाश्ते के टाइम वही पराठे वाला कॉन्सेप्ट, अब इतने बड़े पराठे को इतने से अंडे के साथ खा रहे हैं। सोचे ना, सोचे, अब कोई समझा नहीं। और उसके साथ जैम भी है, बटर भी है, और गरम गरम चाय के साथ किसका हाथ रुकेगा। अच्छा, अब जब हम स्कूल गए, स्कूल में जो हमें 10-15 रुपए मिलते थे, वो सारा का सारा क्या, हमारे टाइम में डिलाइट की चॉकलेट होती थी, वो सारा इसी तरह से, या कोई फिजी ड्रिंक हो गई। अब जब वापस आए, अम्मा जी को और कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाना खिलाओ। सही बात है। और अगर नहीं खाना, मूड नहीं भी है ना खा के दिखाओ कैसे नहीं खाना, वो बिठा के जबरदस्ती खाना मुंह में घुसाना। इसी तरह से 4, 4:30, 5 के बीच में फिर चाय का प्रोग्राम, फिर जो हमारी अपनी जो ये जनरल स्टोर से जो चीजें मीजें लेनी होती थी, आइसक्रीम, ये सारा, ये अलग। यानी कि हम सबको ये करता देख रहे थे, और वो पैटर्न अब और भी खतरनाक हो गया क्योंकि फूड पांडा आ गया। अब घर बैठे आप कुछ भी मंगवा लो। असल में एक बोरियत से भी बड़ा ताल्लुक हो गया। मुझे लगता है हमारी कभी बार जिंदगी ना खाने के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। जैसे बंदा फारिग होता है, अब क्या करें, फूड पांडा हो जाता है, और ये जो नंबर ऑफ मील्स हैं ये भी बड़े हैं। इसको फैंसी किया जाता है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है इसमें। संगत बड़ी मैटर करती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम, मुझे थ्रू आउट पूरे बचपन से ना ये ओबेसिटी के साथ मैं स्ट्रगल कर रहा था, वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तो जो मेरी पहला जो अटेम्प्ट था ना फैट लॉस का, जो मैंने किया था, तो जब 1 हफ्ता गुजर गया ना, तो मैंने कहा बस ये 10.5 रोग नहीं। तो मैंने, हमारे एक सीनियर थे सईद भाई, उनको मैंने कॉल की और मैंने कहा सईद भाई, वो भी डाइट कर रहे थे, संगत का जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, मैंने कहा सईद भाई मेरी तो बस हो गई है, मैं तो जा रहा हूँ तगड़ा खाना खाने, आपकी सुनाए। सईद भाई का ये जवाब था कि वसीम, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं या मैं रहूँगा या ये मोटापा रहेगा। उनके से एक फिक्र है ना, वो जिंदगी बदल गई। मैंने कहा कि अब या मैं रहूँगा या ये मोटापा रहेगा। आप मोटे थे एक जमाने में? मैं 44 इंच मेरी वेस्ट थी, गक्कड़ प्लाजा से मेरी जीन्स मिलती थी, 44 इंचेस मेरी वेस्ट थी, और मतलब बहुत ज्यादा मैं ओवरवेट था। वो खानपुर डैम गए थे नहाने के लिए, तो उधर मेरी जो तोन शरीफ है ना, पानी में गए, पानी बाहर चला गया। एग्जैक्टली ये वाला सीन था। मैं पीछे से पिक्चर ली है, तो मेरे बैक से भी एक पेट निकला हुआ था, इतना मेरा सुपरएलिक फैट इतना ज्यादा था। और ये जो स्टार्ट मेरा कैसे स्टार्ट हुआ था कि मैं एक रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरा वही था कि खाने के लिए जीना है, जिंदगी का तो और कोई मकसद है नहीं। तो मेरा दोस्त था साद, उसने सिकंदर को बोला कि अरे वसीम अगर पतला हो जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आंखें भी ऐसी हैं, तो बिल्ली आंखें। तो दोस्त ने कहा, साद ने कहा, ये सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए और सोने के लिए पैदा हुए, इसकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। मुझे बात लग गई कि ये मुझे इतना डिग्रेड, इतना नीचे देख दे। मैंने कहा कि साथ शर्त लगाओ 6 महीने की, 6 महीने में 34 इंच वेस्ट करूंगा। वो हंसने लगा, उसको यकीन ही ना है, उसने लगा दी शर्त। इस तरह के दोस्तों के ना हंसने लगे होंगे। तो मैंने 4 मंथ्स में लगा शर्त, लगा ले यार, दौरे जली, शुक्र मेरे ऐसे दोस्त नहीं थे यार। तो फिर मैं 4 मंथ्स में इसको 34 तक ले आया। लेकिन अब मसला ये हुआ था कि भाग भाग के क्रैश डाइटिंग कर करके, क्योंकि नॉलेज तो था नहीं, इतना मैं वीक हो गया था कि बिल्कुल, मैं जब
ओवर वेट था तो कम से कम मेरे अंदर जान थी, तो कोई बंदा आते हुए ना घबराता था। तो अब मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ और एक बिल्कुल मेरा क्लास फेलो जो बिल्कुल पतला सा था, उसने मुझे ना कहा कि साइड पे जा, नहीं तो लगाऊंगा उधर पड़ा होगा। अब जब उसने ये बोला ना तो मेरे तो रोटे खड़े हो गए कि यार मैं, क्योंकि वो 4 महीने का गैप था और 4 महीनों में मैंने कहा यार इसके अंदर इतनी करेज आ गई है ये मुझे। फिर मैं जिम गया और जब मैं जिम गया वहाँ जब मैंने वेट उठाया, मुझसे तो वेट ही ना उठे, अब वो लाइट वेट भी ना उठे। अब मैं बाकी लोगों को देख रहा हूँ, कोई 40 kg, कोई 60 kg, तो मैं टेंशन। फिर मुझे आइडिया कि 3 बजे ना कोई भी नहीं होता, तो जैसे ही जिम खुलता था मैं आधा घंटा पहले जिम के बाहर खड़ा होता था। अच्छा, इतनी मेरी लो सेल्फ एस्टीम और इतना मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था। और खाली जिम में जाके वहाँ पे फिर मैंने एक बॉडी बिल्डर देखा, उसकी मैंने फिजिक देखी और मैंने कहा अच्छा इंसान ऐसा भी लग सकता है। उससे मैंने फिर पूछा कि क्या है, उसने थोड़ा बहुत गाइड किया। तो यही ट्रायल एंड एरर के साथ करते करते, तो ये मेरी अपनी भी अभी जर्नी तू यार 4 महीने बाद मुझे देखना। देखिए भाई, डर कह दिए कह दिए बॉयज एवरीबॉडी, ये मैंने इसको पंप किया और अब 4 महीने बाद अभी कहा कि नहीं चेंज ना हुआ, एवरीबॉडी प्लीज। अच्छा वैसे चले वसीम भाई इसी पे आ जाते हैं। हमने आपने डाइट की तो बड़ी बात की, एक्सरसाइज में आपने कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एक तो हमारे व्हाट्स द अर्लीस्ट एज, कुछ एक मतलब तो सुनने में आता है, मुझे खुद नॉलेज नहीं, लेकिन जैसे कुछ यंग अर्ली टीन एज, व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट, मतलब बहुत अर्ली भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लेटर स्टेजेस जो हमारी 30s में आ गए, 40s में जो लोग हैं, अब जिन्होंने जिम कभी भी नहीं किया, लेट सपोज, अब वो फौरी तौर पे स्टार्ट करेंगे तो उनको लगेगा यार इंजरी होगी, तो जॉइंट में दर्द हो गया, तो कुछ और निकल आता है, फिर ये उनका क्या हाल है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इस सवाल पूछा, क्योंकि ये बात रह ना जाती है, बड़ी अहम थी। हमने कुछ अर्सा पहले ना कंडीशनल ट्रेनिंग के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। कंडीशनल ट्रेनिंग का मकसद है वो तमाम लोग जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जो मेडिकेशंस पे रिलाई कर रहे हैं, जिनको, क्योंकि मैंने नोट किया कि जब मैं उनको कहता ना कि हम आपको जिम लेके जाएंगे फिजियोथेरेपी के बाद, तो वो हंसते थे, वो कहते थे ये कैसे पॉसिबल है बेटा, उम्र गुजर गई, अब जिम करते हुए मैं अच्छा थोड़ी लगूंगा। हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि जिसमें फिजियोथेरेपी की सुपरविजन में मेन मसल्स, एक्सेसरी मसल्स को ट्रेन किया जाए, और जब मसल थोड़ी जगह पे आ जाए फिर उनको जिम की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी पेशेंट्स की रिकवरी की पॉडकास्ट भी लगाई हैं। कबाबिश के ओनर है आसिफ साहब, जब वो हमारे पास आए थे अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहे थे, बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते थे, उठ जाएं तो बैठ नहीं सकते थे, अभी 1 घंटा जिम कर रहे हैं। अच्छा, और क्या एज होगी इनकी? उनकी है तकरीबन 60। अच्छा, इसी तरह से हमारे बहरिया के जिम में आ रहे हैं 80 ईयर ओल्ड 2 क्लाइंट, उनकी जो रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर। और ये कंडीशनल ट्रेनिंग एकदम से आया है, क्योंकि लोग अगर आप डायरेक्ट जिम बोलो ना तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उस दिन भी एक माजी आई, कहती हैं कि फिर 3 मंथ्स बाद क्या होगा। मैंने कहा माजी आप जिम में होंगी, तो कहका मार के हंसने लगी। तो मैंने कहा नहीं मैं सीरियस हूँ। खवातीन जो मुझे सुन रही हैं, खवातीन ना ओवर वेट है ना अंडर वेट है, अंडर मसल्स है। ये खवातीन को बड़ा डर होता है, उनको कहता है हमने वेट ट्रेनिंग की तो हमारे मसल्स बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपने मसल्स जितने तगड़े करने हैं उतना आपका फैट बर्न होगा अच्छी तरह से, उतना आप अच्छी सेहत की तरफ जाएंगे। पूछना चाहूँगा कि जो ओज़म्पिक के पीछे बात आई थी, ओज़म्पिक डू यू रिकमेंड? मैं इसको जो बहुत ओवरवेट लोग, मैं बहुत ओवर, बिल्कुल, ये देखें ना कि उनके लिए तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मैं कहता हूँ गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से कि जो लोग अब किसी तरह से भी नहीं कंट्रोल कर सकते वो स्टार्ट लें और साथ साथ डाइट एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन इसका एक और जो डाउन साइड है कि लोग ना इसको फैशन बना दिए। अब 80 kg वेट है, ओज़म्पिक ले रहा हूँ, क्यों? 90 kg वेट है, ओज़म्पिक ले रहा हूँ, क्यों? भूख कंट्रोल नहीं हो रही ना, अब अपनी हैबिट्स नहीं बदलनी। बेरियाट्रिक सर्जरी, मेरा एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें फिर डॉक्टर साहिबान भी एक्शन में आ गए थे, तो वो एक छोटा सा हिस्सा वायरल हो गया, वो पूरी बात नहीं गई। बेरियाट्रिक सर्जरी जो है, जो मैदा कट रहे हैं, ये भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जो ये गिफ्ट है उन लोगों के लिए कि जो 200 kg से ज़्यादा है, जो हर तरह का जो है हरबा आजमा चुके हैं और अब वो मौत की तरफ जा रहे हैं, मोहताजी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अब उसका भी मसला क्या है, अब डॉक्टर्स जो है वो जो नहीं भी उसके कैंडिडेट्स उनको भी मैदा काट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना, यानी सही बात है, हर चीज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हर चीज़ हर किसी पे अप्लाई नहीं करती। बिल्कुल। आइडियली आई थिंक जिस तरह आपने कहा मुश्किल काम है वो हैबिट चेंज करना है, एक आदत बना लेना, डाइट को कंट्रोल करना, दैट्स द हार्ड पार्ट। और वही बात है कि अगर बंदा कोई इतने नहज पे पहुंच गया कि अब वो मतलब किसी ऐसी बीमारी से मतलब सफ़र करना शुरू हो जाए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन ये रास्ते क्यों हम मना करेंगे। लेकिन जब हम इसको एक ट्रेंड बना दें
वो ज्यादती है। अच्छा, 2 सवाल आपसे मैं करता हूँ। एक तो ये कि नट्स के अलावा स्नैकिंग के लिए क्या अच्छी चीज़ है नट्स के अलावा? ये भाई सब को ना हमें रात को स्नैकिंग करनी होती है, तो ये इसलिए अपने लिए पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि स्नैकिंग बंद करें। अच्छा, स्नैकिंग बंद कर रहे हैं? अगर बहुत अब मैं आपको बताऊं, ये पॉडकास्ट भी बंद कर देते हैं, बस खत्म होगी बात। गुंजाइश रख रहा हूं, गुंजाइश रख रहा हूं। नट्स, बादाम का बटर, पीनट बटर, ऑर्गेनिक, ये साथ रख लें। मुझे जब बहुत अगर कभी इस तरह की क्रेविंग हो जाए बेटाइमी, तो मैं उसमें 1 कप चाय बना लेता हूँ और उसके साथ 2 चम्मच पीनट बटर या बादाम का बटर वो मैं ले लेता हूँ, या कैशू बटर भी हो सकता है। ये आपने ना आपके पास पड़े होने चाहिए। जब आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं तो फिर आप इधर उधर नहीं जाते। ये नहीं कि स्नैकिंग करें लेकिन लो कार्ब करें, या फिर प्रोटीन पैनकेक्स बना दें, वे प्रोटीन, थोड़ा सा ओट्स, बीच में थोड़ा सा एग्स डाल के, उसमें थोड़ा सा स्वीटनर डाल के क्या बात है कर दें बेहतरीन। या कुछ सैलेड बना ले अपने लिए। ये ऑप्शंस हैं, सैलेड बना ले, लेकिन इसको आदत नहीं बनानी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि लोग माशाल्लाह इतने कंसर्न अपनी हेल्थ के हवाले से कि वो ना कहते हैं नहीं डाइट कोक, डाइट 7 अप। तो कुछ जगह मैं देख रहा था कि डाइट 7 अप, डाइट कोक इज़ मोर हार्मफुल देन शुगर वाली। तो क्या ख्याल है, क्या पी सकते हैं? इसके ऊपर तो देखें, मैं आपको ना रेफरेंस भी देता हूँ। डॉक्टर लेन नॉर्टन है, न्यूट्रिशन में PhD है, वो बात करता है एविडेंस बेस्ड, रिसर्च सारा कुछ करके आसान करके आपको ना आपके सामने वो बात ले आता है ताकि हम उसके ऊपर अमल करें। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च शेयर की कि कुछ लोगों को पानी पिलाया गया और कुछ लोगों को, पूरी मैं उस एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जाता, और कुछ को डाइट सोडा पे रखा गया। तो डाइट सोडा वाला जो ग्रुप था उसने ज़्यादा फैट लॉस किया, क्योंकि उनका वो जो मीठे की जो क्रेविंग थी ना वो कम थी। ठीक हो गया, क्योंकि वो एक टेस्ट था। लेकिन जो सिर्फ पानी पीते रहे उनको फिर क्रेविंग्स होती रही, वो इधर उधर जाके कुछ ना कुछ जो है वो मंचिंग करते रहे, कुछ ना कुछ खाते रहे। डाइट सोडा, डाइट 7 अप, डाइट पेप्सी, जो भी आपने नाम लेना, इनमें है एस्पार्टेम। अगर आप दिन में 1 या 2 कैन ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। अच्छा, दिन में ये 2 कैन, 1 या 2 कैन हेल्थ वाइज पूछ रहा हूँ आपसे। मैं फैट लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी फिर प्रोसेस फूड नहीं है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि पूरी आपकी डाइट अच्छी है और बीच में आप उस डाइट को मजीद टेस्ट देने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए अगर आप ये साथ रख रहे हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन वो यही है ना कि बहुत सारे लोग 1.5 लीटर पीना शुरू कर देते हैं, तो दिन में 1 कैन आप ले सकते हैं। इस वक्त हमने लोगों को नॉर्मल वाली पेप्सी से निकालना है बाहर। जितना डेंजरस शुगर है दुनिया की कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, रिफाइंड शुगर, और वो भी इस तरह की एम्प्टी कैलोरीज कि आपने 1 कैन पी लिया। है कि अगर तो आप पी रहे हैं और नहीं छोड़ पा रहे तो डाइट पे आ जाएं, लेकिन अगर आप नहीं पी रहे तो डाइट पीना शुरू ना कर दें। देखिए, आपने ना आसानी से अगर आप दिन में 2 कैन रिप्लेस कर दें रेगुलर शुगर वाली की जगह दूसरी, तो आपने कितनी कैलोरीज बचा ली। और दूसरा है कि आपको एक टेस्ट भी मिल गया, आपका वो गुजारा भी होगा। लेकिन वसीम भाई पूरे पैकेज की बात करें, वो कह रहे हैं कि बाकी सारी फूड जो अभी जो बातें हुई हैं वो अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप यूं टेस्ट देने के लिए ऐड करें, जैसे वो चीज स्लाइस ऐड आप ऐड कर रहे थे, जस्ट लाइक दैट। अब अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे एडिक्शन है सोडास की, मेरा सोडा के बगैर गुजारा नहीं। अब मैं उसको बोलूँ नहीं, हराम 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 नहीं लेना, वो उसके लिए फॉलो करना ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि ऐसा करते हैं, कुछ अरसे इसको डाइट सोडा पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर नॉर्मल स्मूदीज, प्रोटीन स्मूदीज बना देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हम उससे भी निकाल देंगे। ये नहीं कि ये एक इवेंचुअल गोल तो है कि उसको भी बंदा छोड़ दे एग्जैक्टली और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पे आ जाए। लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तमाम लोगों की जो कि प्रोसेस फूड खा रहे हैं और अब वो उससे निकलना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, तो हमने उनको इजी सोल्यूशन देना है ताकि वो मतलब यानी कि डुएबल हो। वसीम भाई, ये बच्चों की डाइट का भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बच्चों के बारे में हम ये कहते हैं कि ये इनकी ग्रोइंग एज है, इनको तो सब कुछ खाने दो, ये उनको मंड के सवाल आपने पूछ लिया। उस दिन एक खातून आई, कहती हैं आपकी वीडियोस देख देख के तो छोटे छोटे बच्चे थे 7-8 साल के, कहते मैंने 2 साल से इनको मीठा नहीं दिया। मैंने कहा क्यों जुल्म कर रही है, ये मुझे बद्दुआएं निकालेंगे। मैं कहा वो बेचारे बच्चे हैं, उनको खाने दें, लेकिन उसके अलावा पूरे दिन में वो क्या खा रहे हैं इसको देखें। अच्छा, बच्चों की कितने मील्स होने चाहिए? जैसे बड़ों को तो आपने कहा 2 मील्स, क्या बच्चों को भी 2 मील्स रख सकते हैं? लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि वो क्या खा रहे हैं। अगर वो देसी घी का इंटेक है, ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, चिकन की किसी फॉर्म में कोई कीमा कुछ इस तरह से ले रहे हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वाइटामिन में उनको मैग्नीशियम इसके सिरप्स आप दे रहे हैं, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ओमेगा 3 हो गई, ये आप उनको दे रहे हैं। बाकी जो भी खाएं कोई मसला नहीं, और एक्टिव रखें उनको। अच्छा, वेजिटेबल्स का थोड़ा रोल बताएं। हमने मीट की तो बड़ी बात की, वेजिटेबल्स शायद प्रोटीन्स उतने नहीं हैं, लेकिन और दूसरा ये भी बताइएगा कि वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए हम लोग तो मुझे लगता है कभी कभी वेजिटेबल को भून के ना उसके अंदर से शायद ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हैं। व्हाट्स द बेस्ट वे टू टेक वेजिटेबल्स? मुझे उससे याद आ गया, और डॉक्टर प्रदीप हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि
भिंडी का कलर क्या होता है? सबने कहा ग्रीन, कहते हैं आप इंडिया है, मैं आपको काली भिंडी दिखाऊंगा, क्योंकि हम उसको इतना पका के रंग ही उसका रंग ही बदल देते। तो बिल्कुल ऐसी है कि वेजिटेबल्स बेहतरीन है, वही सारा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की भरमार है। अच्छा। और उसमें जो कलरफुल जो डिफरेंट वेजिटेबल्स है ना, ये कलर जो है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे मैदे में मौजूद उन बैक्टीरियाज के लिए। वो जो मैं गट माइक्रोबायोम की बात कर रहा था, ये उनकी खुराक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने अपने सोल्जर्स को वो फाइबर देना है। तो वेजिटेबल्स तो रखनी है, और डिफरेंट उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखें। इसी तरह से आप जो है बाकी भी जो मैंने फूड का बताया उसका भी आप इनटेक रखें। तो और इसको वेजिटेबल्स कुक करने का बेस्ट तरीका क्या है? स्टीम करें, स्टीम ठीक हो गया, ज़्यादा उसको ना वो करें। बाकी रॉ फॉर्म बहुत सारी, तो आप रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। यार बहुत चावल तो मुझे लगता है शायद कट ही करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड इन्फ्लुएंस और नॉट, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चावल कभी नहीं खाया, यू नो। जी उस टाइम खैर अरब में तो मौजूद ही नहीं थे चावल। आई नो दैट्स द रीजन। यस, लेकिन लेकिन जितने नुकसानात वैसे भी हमें पता चल रहे हैं। मतलब मैंने रिस्ट्रिक्टेड खाई। अच्छा, अल्लाह के नबी तो खाना से बिल्कुल, खाने से सारी हाँ, जिंदगी वैसे भी ताल्लुक बात रखा ही सही नहीं। है। हाँ। और जो हदीस है ना, नेमतानी मगबून फीमा कसीरु मिनन नास अस्सेहत वल फराग, दो लोग अपनी कसरत से ज़ाया करते हैं। तो हम टाइम पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम सेहत पे शायद इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि लोग सेहत ज़ाया कर रहे हैं, कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर रहे, और वो अपनी यंग एज का नहीं, सेहत से मुराद है कि वो सेहत ज़ाया कर रहे हैं बाय ईटिंग फूड पांडा, हाफिज़हुल्लाह ताला। तो ये खा के, और हम गंदा, वही बात है कि जो शुरू में बात की ना, थोड़े से माइंडफुल होने की बात है। अगर हम सुभान अल्लाह ब्रो, अल्लाह के नबी की गैदरिंग में एक शख्स ने ही बर्ब्ड, तो अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कीप योर बर्ब्स अवे फ्रॉम अस। क़यामत के दिन वो लोग लंबे अरसे के लिए भूखे रहेंगे जो पेट भरे खाते थे। और हम तो बर्ब्स क्या, हमारा तो पेट में ऐसे ऐसे गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे होते हैं, और इंसान हैरान हो जाता है कि यार पेट की गैस एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा लोग issue है। हार्ट अटैक की कंप्लेन के साथ आते हैं। कौमी मसला बना कौमी हुआ मसला है है हमारा। मुझे उस दिन ना एक बात वैसी आई ना, मैंने कहा कि हमें बचपन में कहा गया था कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। हम जो करते हैं ना, हमें कहना चाहिए रब्बना ज़लमना अनफुसना। यार सुभान अल्लाह, बात सही है। और अगर तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वाला सही बात। जो लोगों ने हमारे साथ किया उसको रहने दे, जो हमने अपने साथ किया उसका जवाब दे। मुझे ना कुछ दिनों पहले रमज़ान में, इसी रमज़ान में एक दोस्त बड़ा ही मजबूरन ना मेरे घर आया था मिलने के लिए, काम था, बैठे बैठे उसके कुछ क्वेश्चंस थे, आंसर करते करते अफसारी का टाइम हो गया। मैंने घर खाओ, कहते नहीं मेरे साथ चलो करते हैं। तो मैंने उसने बहुत इंसिस्ट किया उसने मुझसे। अच्छा वो बुफे था, मैं हैरान था कि लोग इतना ज़्यादा खा रहे हैं, यानी वहाँ पे हर बंदा स्ट्रेस में था कि मैं ज़्यादा किस तरह से खाऊं। इतनी खत्म ना हो जाए। नहीं खत्म नहीं, स्ट्रेस में नहीं था खत्म वो। के तो नहीं टेंशन, लेकिन वो ये था कि हाउ शुड आई ईट इन अ वे दैट आई डोंट That's फिल माई maximum. बेली बिफोर ट्राइंग एवरीथिंग। कहीं मुझे, यानी वो आंखों की जो हसरत है ना, वो आंखों में थी, पेट भरा हुआ था लोगों का, बट स्टिल वो लंबा बैठ रहे हैं ताकि हम मजीद जाके ना प्लेट और भर के लाके खा सकें। और फिर जब उन्होंने अपना पेट ऊपर तक भर लिया, फिर चलो आया मीठा खा लेते हैं। और फिर मीठे के स्टेशन पे गया, और मीठे के स्टेशन में 8-10 मीठे थे, और लोग वो खाना शुरू हो गए। और फिर एंड में सबको हजम करने के लिए ग्रीन टी चलो फिर पी लेते हैं। ग्रीन टी भी हमारा नेशनल इलाज है, हर चीज का हजम। अब ये Psychological. रब्बना ज़लम ना हो गया, ये वो खाने का इस्तग़फ़ार है। कफ़ारा हो गया। अल्लाह अकबर। तो हमारी हैबिट्स, आई थिंक इस पॉडकास्ट से लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि यार जस्ट सबसे बेहतरीन तो पता है क्या है, रोज़ा रखना शुरू कर दें। रमज़ान इसलिए आता है कि आपको ना एक फेज से गुजारा, फिर उसको छोड़ दें आप। अगर तो आप आइडियली ऑल्टरनेट डे पे रोज़े रख सकते हैं ना, फिर तो वल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत कमाल की है। और उसमें ये नहीं कि जब अफ्तारी का टाइम है तो फाड़ के खाना है, नहीं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड। आपकी ज़िंदगी से फूड निकल जाए। लेट्स मेक योर फैमिली टाइम अ लग्जरी, योर ट्रैवलिंग अ लग्जरी, रीडिंग कुरान अ लग्जरी। फूड को लग्जरी ना बनाएं, डोंट एंजॉय फूड। और दूसरा है कि अगर तो हर ऑल्टरनेट डे पे नहीं तो कम से कम मंडेज एंड थर्सडे रोज़े रखें। बिल्कुल। और अगर कम से कम ये भी नहीं तो अल्लाह के मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा को कि वो कहते हैं कि मेरे खलील ने मुझे नसीहत की थी, महीने में 3 दिन रोज़े रखना, जो अयाम 20 के रोज़े हैं, 13, 14, 15 के। और इसके अगर हम हेल्थ बेनिफिट से बात करना शुरू करें ना, ये वो दिन होते हैं जब बदर होते हैं, चांद यानी फुल अपने पीक पे होता है, पूरी दुनिया में चेंजेस आते हैं, टाइड्स शिफ्ट होती हैं, और इंसान का खून भी जोश मार रहा होता है। और इस टाइम पे रोज़े रखना इज़ क्रूशल फॉर अ पर्सन। तो मैं नहीं कह रहा चलो आप इसलिए रखो, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल कर लो। आपको सुन्नत पे अमल करने के लिए वैसे ही
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठने का जो तरीका था ना खाना खाते वक्त, वही सारी चीज़ है कि आप अपने थाइस को ना पेट से जोड़ के बैठते थे ताकि पेट निकले ना बाहर या मैं ज़्यादा ना खाऊं। बिल्कुल आप ना जोड़ते थे। अब मैं अगर बैठ के दिखाऊँ ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोस्चर भी होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे खाना खा रहे थे कि वेरी अनकंफर्टेबल पोस्चर कि बस आए 2-4 लोग मिल लिए उठ गए। हम तो पहले सेटिंग बनाते हैं, बैठते हैं, खाने की तैयारी चल रही है, सब खाने का इंतज़ार करें, टेबल सजता है। तो सुभान अल्लाह जितनी गुर्बत है ना हमारे मुल्क में भी और उम्मत में भी, आई थिंक हमें ज़ेब नहीं देता कि हम गज़ा में क्या हो रहा है और हम यहाँ पे ना, तो हमारा, मैं नहीं कह रहा हराम है, हम वो बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये इनसेंसिटिव होना है। एक चीज़ मैंने नोट की है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन समहाउ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और एक जो मिसिंग एलिमेंट लगता है वो शायद दुआ लगता है कि हमें ना अल्लाह ताला से ये तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे इस पर अमल करने की। परहैप्स वी मेक द इंटेंशन इन आवर हार्ट और हम ये सोच लेते हैं कि हमने किस किस तरह से करना होगा। मैं घर जाऊँगा, मैंने ये करना है, ये 1 2 3 4 लिस्ट में डाउन मैंने कर लिया वगैरह वगैरह। बट द ओनली थिंग दैट वी लीव परहैप्स इज़ ये कि अल्लाह ताला तू तौफीक भी देना यार, मैं कर सकूँ, सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन वर्शिप एटसेट्रा। और उसमें एक और चीज़ जो वसीम ने बात की, संगत। मैंने ना 2 चीज़ें लर्न की हैं कि अगर इंसान किसी चीज़ पे लाइफ लॉन्ग अमल करना चाहता है ना, तो 2 काम करे। एक, लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, बिल्कुल बार बार बात करना, बार बार बात पॉडकास्ट करना, डाउनलोड कर लें या सुनना उसको हाँ सुनते हुए जाएं। दूसरी चीज़ कंपनी, ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, वो अपने वो यानी ऑल गन्स ब्लेजिंग खाने तक नहीं जाते। तो नो डाउट जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा आगे होते हैं। आप कहते हैं ये हमारे ना अयाशी के दिन है, आजादी ये है ये मैं आपको इनसाइट मैं इनसाइट बता रहा हूँ। मैं मुजरिम हूँ अगर ट्रैवलिंग में खाना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। और जो है ना ही इज ऑन द फ्रंट लाइन। लेकिन वो 10 दिन है, वो 10 दिन है वैसे भी, उसमें मैं कहता हूँ कि यार असल में वो 10 दिन में ना ये एक्सपोज होते हैं, बाकी 10 दिन में संगत नहीं होती तो वो तो घर में ही पता लगेगा। वो हम यानी हम ड्रिंक्स नहीं पीते, हम एक्सवाइसी, लेकिन जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं ना असल में इतनी एग्जॉस्शन होती है, आपके वैसे ही पसीना सारा दिन निकल रहा होता है, तो ये अब जायज है ना? बिल्कुल मुफ्ती वसीम हाफिज़ुल्लाह ये मुरावज़त कह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। प्लीज रिस्पेक्ट द स्कॉलर्स हबीबी, रिस्पेक्ट द स्कॉलर। अच्छा, एक सवाल रह गया था कि आपने कहा था बच्चों को किस उम्र से एक्सरसाइज की तरफ लेके आए। उन्होंने 10 साल क्रॉस कर लिया है, तो अब उसके बाद अब आपके ऊपर लाजिम है कि खुद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और बच्चों को भी लेके जाएं। जिमों को आबाद करें ताकि अस्पताल कम आबाद हो। अभी बहुत सारे पेरेंट्स से कह रहे होंगे कि हाइट तो नहीं रुकेगी, तो जॉन हॉपकिंस की जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनका मेटा एनालिसिस है कि बिल्कुल नहीं रुकती। बस वो प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ उनको अच्छी सुपरविजन में एक्सरसाइज कराई जाए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जितनी छोटी उम्र से बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ हम लगाएंगे, एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आजकल ड्रग्स का जो इस्तेमाल है, मेरा मतलब मैं अब आजकल ये सोच रहा होता हूँ कि रिहैब का कुछ किया जाए, क्योंकि माएँ जेन्युइनली परेशान है। क्योंकि वो जो नौजवान तबका है वो स्पोर्ट्स की तरफ है नहीं। जिम एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए हम उनको एंगेज कर सकते हैं। पेरेंट्स खुद भी जाएं, एक्सरसाइज करें और उनको भी इनकरेज करें ताकि बच्चे ये बाकी चीज़ों की तरफ ना जाएं, इनकी तरफ सहारा ना ढूंढें। एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा कि उस दिन लाइव सेशन में ना मैंने एक बात बोली थी, मुझे पता नहीं मैं कंटिन्यूटी में बोल दिया कि एक्सरसाइज का कोई एक टाइम थोड़ी होता है। उस दिन एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मैंने वो लाइव सेशन आपका सुना, तो आपने मुझे जो 45 मिनट्स का वर्कआउट दिया था ना, उसको मैंने ऐसा किया कि मैंने उसको 15 मिनट्स में डिवाइड करके दिन में 3 दफ़ा करना शुरू कर दिया। पूरे दिन मेरे एनर्जी लेवल्स इतने हाई रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ आपको ये फीडबैक देने के लिए हूँ कि आपने तो वीडियो में वैसी बात कर दी थी, तो ये मैंने ट्राई किया। तो लोगों को इनकरेज किया करें कि एक टाइम वर्कआउट के बजाय अपने आप को ट्रेन करें कि वो दिन में 2 या 3 दफ़ा उस एक्सरसाइज को स्प्लिट करके करें। तो जो एक खातून घर में बैठी हुई है, प्रॉब्ली शी कैन नॉट अफोर्ड अ जिम और कोई उनके पास ड्राइवर भी नहीं है कि वो जा सके, तो उनके लिए कोई ब्रिस्क वॉक या कोई ऐसी चीज़ जो छत पे कर सके। उनके शोहर के ऊपर लाजिम है कि वो उनको डंबल्स खरीद के दें, रेजिस्टेंस बैंड खरीद के दें। जैसे घर में उनके लिए नमाज का एक कोना मुख्तस है, वैसे ही एक छोटा सा कोना एक्सरसाइज के लिए रख लें, क्योंकि अपने वजूद का ख्याल रखना भी अल्लाह के लिए, ये भी इबादत के ज़ुमरे में आ जाता है। क्योंकि आप बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराती सेहतमंद माँ। मेरे उस दिन एक साहब आए, उनकी वाइफ ने जब जिम ज्वाइन किया तो कुछ अरसे बाद आए तो कहते हैं कि अब तो अगर ये जिम ना जाए मैं इसको फोर्स कर रहा होता जाए, क्योंकि जब ये जिम जाती है ना सारा दिन इसका मूड अच्छा रहता है, तो हम पे कहर नहीं बरसता। तो ये अच्छा, बच्चे आमतौर पे कभी कभी चिप्स जो पैकेटेड चिप्स हैं वो डिमांड करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम,
यानी कभी 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 की खैर है, लेकिन उसको बिल्कुल ही मतलब कि सारा दिन लगे रहें उसी के ऊपर, ये हाँ जी, मसला है। यानी कभी कभी का मतलब है वंस अ वीक या मोर देन दैट। पेरेंट्स के लिए मैं आसान करता हूँ, हाँ जी, बच्चे की प्रोटीन इंटेक काउंट करना शुरू कर दें बस। और उसके अलावा जो मर्जी करें वो। उसके अलावा जो मर्जी, ठीक बच्चा है, है। उसकी ग्रोइंग एज है, उसको ज़्यादा ना छेड़े। असल में बच्चे में से उनकी जनरली एग्जर्शन अच्छी भली है, यस, so they वो तो exert घर a में lot. लाउंज में भी सोफे पे आगे पीछे हाँ, बच्चों बॉयज की तो एनर्जी कौन मैच कर स्पेशली सकता वो तो रोक ही नहीं रहे होते। लेकिन बच्चे ऐसे हों जो भाग दौड़ रहे हों, कुछ बच्चे भी ओबीस होते हैं, उनका फिर खास ख्याल उनका रखें। तो वो तो पेशेंट वाली वो कैटेगरी तो पेशेंट वाली कैटेगरी में आ जाते उनको तो उनको तो फिर एक्टिविटी वो- फिर करानी करानी है, उनको तो फिर डाइट भी चेंज करना है, लो कार्ब उनकी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें। मेरा यहाँ पे मुराद वो बच्चे हैं जो कि एक्टिव हैं, ओवरवेट नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, तो पेरेंट्स फिर बड़ी ज्यादती करते हैं कि सब कुछ बंद कर देते हैं। अब ये क्या है कि आप उनको जब वो स्प्रिंग आप दबा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस खुलेगा तो वो फिर दबा के खाना शुरू कर देंगे, और यहीं से आके ना ये ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। तो बैलेंस के साथ लेके चलें, सब कुछ खिलाएं, लेकिन प्रोटीन काउंट करना और शुरू इसमें कर दें। स्लीप का कितना रोल है? स्लीप की क्वालिटी के ऊपर मैं मतलब अब मैं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे 6 घंटे मिल जाए मैं ज़बरदस्त, अच्छा, मतलब 6 आवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटे से कम पे उनके लिए मसला हो जाता है, कुछ 5 घंटों पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने स्लीप के ऊपर 20 साल रिसर्च की है, और वो ये कहते हैं कि स्लीप का ख्याल रखना है, और बीच में कैलूला और ये सारा ना, इन सारी चीज़ों को भी बीच में रखें। और कोशिश करें इशा के बाद यानी सोने वाली रूटीन बना लें जल्दी ताकि सोएं, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। यस, नो डाउट। मैंने जो कुछ सालों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज की है कि वो आज जो है इस पॉडकास्ट की वजह से हम लेट है, वरना मैं जो है मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक इसके साथ एक और प्रॉब्लम आता है, वो जो लेट खाना होता है, लेट खाना खाते ही आपको जो सोना पड़ता है। ये भी अच्छी बात ऐड हो गई कि 7 बजे ना आप टाइम रख लें कि बात ख़त्म बस। अब 7 बजे के बाद पानी पीऊँगा, ठीक हो गया, या कोई शुगर फ्री ड्रिंक बना के पी लूँगा, लेकिन कैलोरीज नहीं ये लूँगा। एक चैलेंज है। लोग ऑफिस से आते हैं 5-6 बजे, तैयार शर होके 6:30-7 बजे जिम जा रहे होते हैं, एंड दे कम बैक बाय 8 और 8:30। वो क्या करें? उनके लिए तो बड़ा उनके लिए चैलेंज है। चिकन खाएं, वेजिस खाएं, हाई कार्ब ना लेना, हाई कार्ब ना लें, प्रोटीन लेके सो जाए, यानी उससे घंटे बाद आप सो जाएं। ये अगर आप देखें ना कि अगर सब्जियां हैं और चिकन आपने खा के अगर आप सोएं, आप देखें आपकी नींद कितनी बेहतर होगी। ये जो सारा देखें ना, पिछले 100 सालों में खुराक में मिलावट हुई है, हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं, कंपैरिजन बढ़ चुका है, छोटी छोटी बात पे हम टेंशन लेते हैं, नींद हमारी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मतलब वो जो असल से हम इतना दूर हो चुके हैं तभी तो, और ऊपर से हम दवाइयां भी खा रहे हैं नींद के लिए गोली। सही बात है। वो हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि जिंदगी के दस्तरखान पर सबसे मीठी डिश मीठी नींद है, तो जिसकी चली जाती है उससे पूछें। अल्लाह अकबर। तो उस दिन भी वो खातून आई है, उन्होंने बताया कि मैं तकरीबन इतने दिनों से सोई नहीं थी, और उस दिन जब मैंने अल्लाह से रो के दुआ की कि या अल्लाह सुला दे, और कहते हैं उसके बाद मैं सो गई, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली, और ये मैं एक केस नहीं है, कई केसेस हैं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दोबारा से रीसेट हो गई। तो ये नींद अगर आपको मिल रही है तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बैलेंस है ना, क्योंकि नींद रूह को कमज़ोर करती है, इसी तरह से खाना जो है वो जिस्म को ताकत देता है, रूह को कमज़ोर करता है, तो दोनों का बैलेंस है। वही नींद अगर 10 घंटे कर लेंगे तो वो फिर जिंदगी की बर्बादी टू है। मच, यस। हर मुफीद चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाती है। तो ये एक बैलेंस का नाम है, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम हुए जो मियाना रवि के साथ किए जाए। और ये बार बार, अभी आपने बड़ी प्यारी बात की ना कि बोलना शुरू करो, ये इतनी दफ़ा लोगों को ये रिपीट करो कि लोगों के दिमागों में ये चीज़ बैठ जाए, क्योंकि ठीक करने वाले थोड़े हैं, बीमार करने वाले बहुत ज़्यादा। अल्लाह अकबर। और वो मुझे आपकी ये जो बैलेंस से बात याद आ गई, और इसी पे इंशाल्लाह रैप अप करते हैं पॉडकास्ट को। जो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस साहबी थे ना, उनकी जब शादी हुई तो उनके वालिद ने, अमर बिन आस ने पूछा कि अपनी बहू से कि मेरा बेटा कैसा है? कहती है क्या कमाल का इंसान है, सारा दिन रोज़े रखता है और रात को तहज्जुद पढ़ता है। तो ख़वातीन भी कितनी स्मार्ट थी माशाल्लाह, कि बड़े तरीके से अपने ससुर को बता दिया कि बड़ा अच्छा इंसान है लेकिन इबादत नहीं है। तो उन्होंने अब्दुल्ला अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने अल्लाह के नबी के पास गया, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा ये कर रहा है, उसको नसीहत करें। तो आपने उन्हें कहा कि इन आइनुका अलैका हक़ व इन जस्तुका अलैका हक़ व इन ज़ौजुका अलैका हक़, और तेरे अल्लाह का तुझ पे हक़ है। जो मेरी मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो मेरी सुन्नत से हट के किसी चीज़ पे अमल करेगा वो रद्द कर दिया जाएगा। सो मैं रोज़े रखता भी हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ,
शादी भी की हुई है और मेरी औलाद भी है। तो अल्लाह के नबी वॉज ऑल अबाउट बैलेंस। हम कोई भी उनके लाइफ का एस्पेक्ट इम्बैलेंस्ड तरीके से उठाएंगे, उसको कॉपी करेंगे ना, तो हम ख़राब हो जाएंगे। सो ये जो जिस्म का हक़ आज हमने बात की और आँख के हक़ पे आपने बात की, वो ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग्स दी है ना, आपसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। तुम लतुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। इवन खाना भी जो नेमत है, अल्लाह ताला तो जो इसराफ़ करने वालों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, ठीक है। और इसराफ़ से ऊपर तब्ज़ीर है, हम तो तब्ज़ीर में चले जाते हैं। इसराफ़ है कि आपको खाना इतना चाहिए था इतना खा लिया। तब्ज़ीर ये जो बुफे तब्ज़ीर है कि जिसमें आपको चाहिए नहीं तो आपने बनाया इतना लिया, तो तकल्लुफ़ ने हमें मार दिया और हमारे कल्चर्स ने। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज हैबिट्स एंड अडॉप्ट अ गुड रूटीन फॉर योर एंड योर हेल्थ ओनली। इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको ज़े खैर दें वसीम भाई। और जो बोल भी करे, जो मोटिवेशन हमेशा ही आके देते हैं, अल्लाह करे इस बार जो है ना वो रहे लाके अगले साल तक तो कम से कम नहीं तो मैं अगले साल फिर आ जाऊंगा। अगले साल तक जो कबाड़ा होगा ना। लेकिन उससे पहले आई थिंक वी शुड हैव मोर पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह। बारक अल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।